इसके इक्वल एंड अपोजिट एक फोर्स बनाना है, इक्वल एंड अपोजिट, जो इसको बैलेंस कर दे, इक्वल कर दे, जो इसको बैलेंस कर दे। तो मुझे वो फोर्स कौन से क्वाड्रेंट में बनाना पड़ेगा? आपका क्या ख्याल है? आप मुझे आंसर दें, गलत या सही। थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। कुछ बच्चों ने कहा फोर्थ क्वाड्रेंट, कुछ बच्चों ने कहा थर्ड क्वाड्रेंट। आर यू श्योर अबाउट फोर्थ क्वाड्रेंट गाइस? यस सर, अगर मुझे इसे बैलेंस करना हो, इसे मुझे बैलेंस कर देना, यानी ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर ये लग रहा है, ये पॉइंट बेसिकली जाने वाला है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। मुझे इसे जाने नहीं देना, मुझे इसे यहीं पर रखना है। तो मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं, मैं थर्ड क्वाड्रेंट में एक फोर्स लगाऊंगा। आई होप यू मस्ट बी गेटिंग द सेंस। यस सर। इक्वल एंड अपोजिट, मैंने एक फोर्स लगा दिया इस प्रकार से। मैं बोलता हूँ चलो क्यू का वैल्यू कितना होना चाहिए? 100 न्यूटन। 100, ऑब्वियसली 100 होना चाहिए। हाउ मच दिस एंगल शुड बी? 30 degree. No, 60. This angle should be 6. 120 30 में 30 ठीक है। This angle should be 30, equal and opposite. अब देखो बात ये चल रही है कि मैं यहाँ पे इसका जब x कंपोनेंट लेता हूँ, मैं इसका x कंपोनेंट लेता हूँ, मैं बोलता हूँ p cos 30, बराबर है मेरा बच्चा? यस सर। मैं y कंपोनेंट लेता हूँ, मैं बोलता हूँ p sin 30, बराबर है? यस सर। मैं यहाँ पर x कंपोनेंट लेता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ q cos 30। यहाँ पर मैं y कंपोनेंट लेता हूँ, मैं इसको बोलूंगा q sin 30। अब देखो जब आप यहाँ पे रिजल्टेंट फाइंड करने की कोशिश करेंगे, मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ कि भाई ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बूम बैलेंस कर देती है, तो नेट फोर्स सिस्टम में कितना बनेगा? क्या ख्याल है? 0 बनेगा। अब हम इससे पहले जब हम कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के लिए हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे, तो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स थी। हम लोग सबसे पहले फाइंड करते थे समेशन एफएक्स, याद है आपको? फिर हम फाइंड करते थे समेशन एफवाई, और फिर हम निकालते थे रिजल्टेंट, जिसका वैल्यू होता था समेशन एफएक्स स्क्वायर प्लस समेशन। जब आप कह रहे हैं कि r का वैल्यू 0 है, आप बोल रहे हैं कि रिजल्टेंट 0 है, मतलब fx का वैल्यू क्या होना चाहिए? मेरा ख्याल है आपको कुछ बोलना चाहिए यहाँ पर। अगर मुझे r 0 चाहिए और दो चीज को प्लस करके आंसर 0 आना चाहिए, तो ये दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। यानी समेशन fx भी 0 आएगा, समेशन fy भी 0 आएगा। इसमें किसी को डाउट है तो मुझे बताओ। नो सर। यानी अगर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, यानी थिंग्स आर बैलेंस्ड, अगर चीजें बैलेंस्ड हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? 0। कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट इन x डायरेक्शन, दैट इज समेशन fx कितना होगा? 0। समेशन fy कितना होगा? 0। टाइम एट द सेम टाइम सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स विल आल्सो बी 0। ये तीन कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है जो हमको याद रखनी है। दीज आर कॉल्ड एज कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। इसे हम कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं। नंतर मग ते आंघोळ बिंघोळ मग आता नाश्ता करायचा आणि असं कसं पण भाजी होते सकाळचं Condition of equilibrium. नसल्यावर मग So I think the board is filled up. You better please take this screenshot. Done, sir. That's great. Now the next thing that we have to understand is I don't know why this thing goes very hard for you guys to put the mic off. I really do admire your cooperation, but sometimes it takes too much time for you guys to respond. Anyway, तो हमने कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम समझी कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन, अगर आपको ये बोल दिया जाए कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो वहां पे ये तीनों चीज एग्जिस्ट करेगी, और अगर ये तीनों चीज एग्जिस्ट करती है तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। ये दो बातें वाइस वर्सा हमको
समझनी है। अब इसके बाद हम बात करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम की। हम बात करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम की। जिसे हम लोग इन शॉर्ट कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। सो बेसिकली व्हाट हैपन कि मान लीजिए, चलिए हम लोग यहाँ पर एक प्रैक्टिकल सिस्टम लेते हैं। जैसे कि हमने ले लिया एक इस तरह से एक लैंप, ये मान लीजिए एक सीलिंग है, इस प्रकार से एक सीलिंग है, और इस सीलिंग पे हमने एक बल्ब जो है, इस प्रकार से हमने एक बल्ब जो है ये टांगा हुआ है। यहाँ पर हमारे पास एक बल्ब है इन दिस वे, एंड दिस बल्ब इज बीन सपोर्टेड एस्थेटिकली। आपने देखा होगा आर्किटेक्चर लेवल पे एज अ इंटीरियर डिजाइनिंग बहुत अलग अलग फैशन होते हैं बल्ब को टांगने के लिए। एक इस तरह से बल्ब को हमने 2 वायर्स के ऊपर टांगा हुआ लाइक दिस। सो वी नो फ्री बॉडी डायग्राम में हम क्या करते हैं कि कोई भी एक पॉइंट जो होता है, कोई भी एक पॉइंट, मान लीजिए एक पॉइंट ए है, ये जो एक पॉइंट ए है, इस पॉइंट पे जो बॉडीज हैं उनको आप एलिमिनेट कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं। जैसे कि इस पॉइंट ए पे एक बल्ब लटका हुआ है, ये बल्ब क्या करेगा, ये बल्ब बेसिकली इसका वेट कहां पर एक्ट करेगा, नीचे की तरफ। डू यू एग्री? दिस बल्ब वांट्स टू गेट डाउन। अगर मैं ये स्ट्रिंग को काट दूं तो ये बल्ब नीचे आ जाएगा। बजाय बल्ब दिखाने के, बल्ब ने जो वेट लगाया है उस वेट को हम दिखाते, यानी बॉडी को हटा दिया, बॉडी ने जो फोर्स लगाया था मैंने वो वहां पे दिखा दिया। अब मान लीजिए ये इस पॉइंट को मैं कहता हूँ बी, इस पॉइंट को मैं कहता हूँ सी। तो अगर ये जो धागा है, ये जो स्ट्रिंग है, आप समझ सकते हैं कि बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द बल्ब दिस स्ट्रिंग AB विल बी एक्सपीरियंसिंग द स्ट्रेचनेस। ये यहाँ पे टाइटनेस एक्सपीरियंस होगा। दिस स्ट्रिंग विल बी अंडर टेंशन। ये टेंशन की वजह से, जब भी टेंशन हो मतलब ये खिंचाव, ये पॉइंट जो है ये इस तरफ और ये जो पॉइंट बी जो है ये इस तरफ खिंचाव महसूस कर रहा होगा। तो अगर मैं बजाय स्ट्रिंग बनाने के स्ट्रिंग के जरिए ऑफर किए गए टेंशन को बनाऊं इस प्रकार से, मैं इसे कहता हूं टेंशन A to B। सिमिलरली इस तरफ इस स्ट्रिंग के अंदर जो खिंचाव होगा, जो तनाव होगा, मैं उसे बनाता हूं, मैं बोलता हूं दिस इज द टेंशन AC। तो इसे हम कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। यानी किसी भी पॉइंट को, किसी भी बॉडी को उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लगाए जाने वाले बॉडी के जगह पे, उस बॉडी के जरिए जो फोर्स लगाया जा रहा है, जब हम उसे बनाते हैं तो उसे हम फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। द डायग्राम विच इज फ्री फ्रॉम द बॉडीज, इट इज ओनली हैविंग द फोर्स। क्या इतनी बात आपने समझी मेरा बच्चा? Yes, sir. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। सर आप नोट्स अपलोड करोगे ना गूगल क्लासरूम में? I'm wiping this up. We are trying to build a concept. After a moment, एक 15 मिनट के बाद हम लोग मेन टॉपिक पे जंप कर जाएंगे, और ये सारी चीजें जो आप अभी सीख रहे हो वहां पर इस्तेमाल होगी। अगर ये छूट गई बिकॉज यू हैव कम लेट और यू डिडंट फोकस, तो अल्टीमेटली ये जो आगे जो है वो आपको परेशानी हो जाती है। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप यहाँ पर अपना पूरा ध्यान लगाएं। अब बात चलेगी, अब यहाँ पे मेरे लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि एज यू कैन सी आई हैव गॉट हाउ मेनी गाइस हियर, इट्स ऑलमोस्ट 132। 50 बच्चे तकरीबन अभी भी मिसिंग है, और कल के दिन वो मुझको आके पूछेंगे सर फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। तो काफी पेनफुल होता है वो प्रोसेस, एक ही चीज को दोबारा रिपीट किया जाए। हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ सपोर्ट की। हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सपोर्ट। तो हमारे पास बेसिकली सपोर्ट जो है मैकेनिक्स के अंदर, वेरी स्पेशली हम लोग इक्विलिब्रियम चैप्टर की अगर बात करें तो हमारे पास कुछ फिक्स टाइप ऑफ सपोर्ट है जैसे हम स्टडी करेंगे। सबसे पहली चीज ये है कि हम लोग देखते हैं फिक्स्ड सपोर्ट। एक हमारे पास फिक्स्ड सपोर्ट है। देन उसके बाद हमारे पास सेकंड इज हिंज सपोर्ट। and the third is the roller support. ये 3 टाइप के सपोर्ट को हमें समझना जरूरी है।
in respect of the conditions of equilibrium. हम लोग सबसे पहले बात करते हैं फिक्स सपोर्ट की. फिक्स सपोर्ट क्या होता है पहले हम वो समझते हैं. ये फिक्स सपोर्ट मान लीजिए एक दीवार है, इस तरह से एक दीवार है. ये हमने दीवार का फ्रंट व्यू बना के रखा हुआ है और इस दीवार के अंदर से एक एंगल इस प्रकार से निकला हुआ है. ये एक एंगल इस प्रकार से निकला हुआ लाइक दिस. ये अंदर पूरा ऐसा अंदर फिक्स्ड है, अंदर धंसा हुआ है और दीवार से ये कैंटिलीवर. आपने देखा होगा घर बनाते वक्त हम लोग कैंटिलीवर का इस्तेमाल करते हैं. घर बनाते वक्त जो है दीवारों के अंदर से कैंटिलीवर निकलता है और इसके ऊपर छज्जा बनाते हैं. देखा है आपने कभी? यस सर. ठीक है. तो ये इस टाइप को हम लोग बेसिकली यहाँ पर, क्योंकि ये फिक्स है तो इसमें से फिक्स सपोर्ट कहता हूँ. फिक्स सपोर्ट कहता हूँ. कुछ बातों को यहाँ पर समझना है कि अगर मैं मैं ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट ए है, अब मैं इस पॉइंट ए को एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ. मैं पॉइंट ए को एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ. ट्राई टू अंडरस्टैंड. हम लोग पॉइंट ए को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं. मान लीजिए आप इस सपोर्ट को आप ऐसा अंदर धंसाने की कोशिश कर रहे हैं, आप इसे दबा रहे हैं. आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो बीम है, जो छड़ा बाहर निकला हुआ है, क्या ये अंदर चला जाएगा? आपका क्या ख्याल है? नहीं जाएगा. देखो एक गाड़ी है या फिर दो लोग पंजा लगा रहे हैं, इस तरह से पंजा लड़ा रहे हैं, ये हैंड रेसलिंग कर रहे हैं और एक आदमी जो है वो इस तरफ पटकने की कोशिश करता है, वो इस तरफ दबाता है. अब देखो अगर ये अगर फोर्स ना लगाए, ये एफर्ट ना लगाए तो ऑब्वियसली ये पूरा दबा देगा इसे. लेकिन अगर ये वाला फोर्स लगाता है और ये वाला पर्सन भी फोर्स लगाता है तो व्हाट डू यू थिंक? अगर दोनों इक्वल फोर्स लगाते हैं तो मेरा ख्याल है कि ना ये इसको इधर ढकेल पाएगा, ना ये इसको इधर ढकेल पाएगा. दोनों भी अपनी जगह पर टिके रहेंगे. डू यू एग्री? यस सर. इस पॉइंट का यही हाल होने वाला है. ये जो पॉइंट है, मैं कह रहा हूं कि सर ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब ये बैलेंस है, ये चलने वाला नहीं है साहब. आप जब इसको दबाओगे, जब इसको आप एफर्ट दोगे, जब इसको आप एक्शन दोगे तो ये रिएक्शन देगा. इसको हम बोलते हैं RH यानी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन. बिल्कुल उसी तरीके से अगर मैं इस छड़े के ऊपर कुछ लोड रख दूं, मान लीजिए आपने एक कप रख दिया, एक बुक रख दी. आपने देखा होगा शेल्फ वगैरह आप बनाते हैं, शेल्फ दीवारों के अंदर शेल्फ बने हुए होते हैं. इस तरह से एक शेल्फ बना हुआ है, आपने ऊपर कुछ डब्बा बाटली भंगार कुछ तो भी रखा हुआ है. आप क्या सोचते हैं कि ये रख देने की वजह से ये नीचे आ जाना चाहिए? नो सर. ये नीचे आ जाता अगर ये बैलेंस नहीं किया जाता. लाइक if the things are trying to come down, it should be balanced. This action should have got reaction and they both should cancel one another. ये इसको दबाने की कोशिश करता है, इसने इसे उठाने की कोशिश करना है और ये दोनों भी अगर सेम हो जाए तो ये ना ये नीचे जाएगा ना ये ऊपर जाएगा. तो अगर एक्शन नीचे की तरफ है तो रिएक्शन ऊपर की तरफ. आर वर्टिकल रिएक्शन. जिस डायरेक्शन में एक्शन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको रिएक्शन मिलेगा. अच्छा, आप इस कैंटिलीवर को पकड़े, मान लीजिए यहाँ पे आपने एक कप रख दिया, एक बुक रख दी. तो ये जो बुक या कप की जो फोर्स होगी, ये फोर्स इसको टर्न करने की कोशिश करेगी. इट विल बी अप्लाइंग अ मोमेंट. डू यू एग्री और नॉट? ये मोमेंट लगाएगी. यस सर. डू यू एग्री? यस सर. कैसा मोमेंट लगाएगी? क्लॉकवाइज. क्या ये क्लॉकवाइज रोटेट होना चाहिए? नहीं. नो सर. Because it is in equilibrium, it should not rotate. So to prevent this rotation, it should be offering some anti-clockwise rotation too. Clockwise active, anti-clockwise reactive, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और यहाँ पर कुछ नहीं होगा. तो ये मैं बात करता हूँ एक एंटी-क्लॉकवाइज मैंने मोमेंट डाल दिया. क्या आपने इतनी बात समझी? यस सर. तो जब भी कोई पॉइंट आपको फिक्स दिखेगा तो वहां पे आपको 3 रिएक्शन बनाने हैं. हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी होगा, वर्टिकल रिएक्शन भी होगा, मोमेंट भी होगा. क्या इतनी बात आपने समझी? यस सर. If anybody have any doubt, please do let me know. आधे घंटे के बाद मत पूछिएगा कि सर फिक्स सपोर्ट को हटा करके आपने ये 3 चीज क्यों लगाई है. आपको अभी जितना पूछना है आप पूछ लो. If you have any doubt, you can ask me any question. Be comfortable. सर वापस एक बार समझाओ ना. Exactly. What I want to ask कि आपको यहाँ पे क्या चीज नहीं समझी. Just be comfortable. यहाँ पे हम लोग आर्ग्यूमेंट में नहीं है and I don't mind to repeat the things up.
बट आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि हमको क्या चीज नहीं समझ में आई, क्या पॉइंट आपको छूट रहा है। जस्ट बी कम्युनिकेटिव। सर वो आर का क्या मतलब है? रिएक्शन, आप आर जरूरी नहीं आप आर लिखें, आप मैं अपना नाम का लेटर, मेरा नाम फैजी में एफ लिख देता हूं, क्या फर्क पड़ता है? लेटर का कोई महत्व नहीं। आर इज फॉर रिएक्शन कि हमने एक्शन का रिएक्शन बनाया है, हमने एक्शन का रिएक्शन बनाया है। यहाँ पे एक बच्चे ने बोला था कि रिपीट कीजिए सर, मैं चाहूंगा कि आप मुझे एग्जैक्टली बताएं कि भाई मुझे क्या रिपीट करना है, फिर क्या चीज आपसे छूट रही है। जस्ट आई जस्ट पॉइंट आर नोरा नहीं सर वो एंटी क्लॉक वाला। हाँ ठीक है। देखो ये मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, अपना एक्टिव फोर्स अपनी एक्चुअल पिक्चर में बनाता हूँ। मान लीजिए आप यहाँ पर पुश कर रहे हैं, दबा रहे हैं, मान लीजिए आप यहाँ पर पुश कर रहे हैं, दबा रहे हैं, तो क्या ये बीम अंदर घुस जानी चाहिए? नहीं। देखो कोई चीज फोर्स लगाने के बाद भी अपनी ही जगह पर टिकी रहे, तो उस कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। आप इस बात को समझें कि इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि बॉडी जो है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम, वेरी स्पेसिफिकली बॉडी जो है वहीं पर है, वो हिल ही नहीं रही है, वो मूव ही नहीं हो रही है, तो उसको मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलता हूँ। मेरा पॉइंट ए इक्विलिब्रियम में है, ये बी में भाई साहब आप इसको धक्का मारेंगे ये अंदर नहीं जाएगा। क्यों? बिकॉज न्यूटन थर्ड लॉ सेज, व्हाट डज इट से? न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है, याद है आपको? रिएक्शन एज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आपने जब एक्शन लगाया तो क्या रिएक्शन नहीं मिलेगा आपको? जब आप एक्शन लगाओगे तो आपको रिएक्शन नहीं मिलेगा, बताओ मुझे। यस सर। मिलेगा जब ये सर। ये रिएक्शन एक दूसरे को जब इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल कर देंगे, ये 10 प्लस 10 माइनस 10 0, तो आपका बॉडी जो है वो लेफ्ट या राइट मूव करेगा क्या, मुझे बताओ? नहीं सर, स्टेबल रहेगा। अगर मैंने फोर्स लगाया ऊपर से, मान लीजिए आप फोर्स लगाते हैं ऊपर से, एक्शन, तो रिएक्शन कहां से मिलेगा? नीचे से। ये भाई साहब आया एक्शन, ये आया रिएक्शन। 10 और 10 प्लस 10 माइनस 10 0, आपका बॉडी मूव ही नहीं करेगा, द बॉडी विल रिमेन इन द इक्विलिब्रियम। आर यू गेटिंग द आइडिया? यस सर। ये जो वर्टिकल फोर्स है पॉइंट ए पर, ये इस बीम को कैसे घुमाना चाहता है? कैसे घुमाना चाहता है? एंटी क्लॉकवाइज। तो भाई साहब इसको बैलेंस करना पड़ेगा ना। दिस एक्शन शुड बी हैविंग द रिएक्शन, यस और नो? तभी तो बैलेंस होगा। तो फिक्स सपोर्ट में हमने बेसिकली 3 रिएक्शन लिए। मेरा बोर्ड फिल हो चुका है और आपको पता है कि इसके बाद आपको क्या करना है। अगर एक्शन ज्यादा होगा रिएक्शन से, तो अगर एक्शन ज्यादा होगा रिएक्शन से, दैट्स अ नाइस क्वेश्चन। तो बहुत ही अच्छा जवाब है, सवाल है ये। आप इसको चलो हम लोग एक प्रैक्टिकल सिचुएशन से समझते हैं। अच्छा मुझे बाकी लोग बताओ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक्शन से रिएक्शन ज्यादा हो जाए, या फिर एक्शन ज्यादा हो रिएक्शन कम? हाँ सर। यस सर। इस कंडीशन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इस कंडीशन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। 2 चीजों को हम समझते हैं। ये एक ईंट है, ये एक ईंटा है, एक ब्रिक जो है अराउंड लाइक 500 ग्राम 600 ग्राम का होता है। तो ये जो फोर्स लगेगा, मान लो 1 kg का फोर्स है, 1 kg का फोर्स इज 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। अगर एक्शन आपका 10 न्यूटन है, आपका ब्रिक आपके फ्लोर पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, आपका जो फ्लोर होगा वो ब्रिक पे रिएक्शन लगाएगा, कितना लगाएगा? 10 न्यूटन। बात को समझो, आप बात को समझो। एक्शन के बराबर ही रिएक्शन होगा, पहली एक चीज आप नोट करते चलो। अब अपने बजाय एक ब्रिक के आपने और कोई भारी चीज रख दी 100 न्यूटन की, तो रिएक्शन कितना मिलेगा आपको? 100 न्यूटन। 100 न्यूटन। आपका फ्लोर जो है आपको 100 न्यूटन देगा। अब बात को समझो, मैं फ्लोर पे कोई चीज रखता हूं, मैंने एक सूटकेस रख दिया है, फिर मेरा बेड जो है वो फ्लोर के ऊपर है, तो वो फ्लोर पे जो रखा हुआ बेड है क्या वो नीचे जाता है? नहीं सर। अच्छा, तो भाई बेड का वेट आपको पता होगा, बेड का वेट थोड़ा सा भारी होता है ना, वेट 100 किलो के तो ऊपर का ही होगा ना दोस्त, यस और नो? हाँ सर। यस सर। क्या वो नीचे जाता है? नहीं सर। क्यों नहीं नीचे जाता है? क्योंकि सर उसको मतलब क्योंकि वो उतना रिएक्शन एक्शन तो रिएक्शन, फ्लोर उसको संभाल सकता है, यस और नो? नॉर्मल फोर्स सर। यस सर। अच्छा मान लो मैंने यहाँ पे
मेरा जो बेड है, कभी आपने फ्लोर टूटते हुए देखा है कि फ्लोर टूट गया, चीजें ऊपर से नीचे आ गई? नहीं Yes, sir. नहीं सर मूवीज में देखा होगा, मूवीज में देखा होगा। यस सर रियल लाइफ में आई विश के कभी कोई ना देखे, मूवीज में ही देखते हैं हम लोग, ऊपर बढ़ेगा अपने को। रियल लाइफ में देख के हम लोग क्या करेंगे? रियल लाइफ में जिसने भी देखा मतलब उसको फटका पड़ गया 1,00,000 2,00,000 रुपए का, पूरा फ्लोर गायब हो गया उसका। तो ये 2 लाख का मैं सस्ती बात बताया, काफी 5-6 लाख का फटका पड़ जाएगा। तो ये जो फ्लोर है, हर चीज की अपनी एक सेफ लिमिट होती है। अगर मेरा एक्शन, अगर मेरा मान लो ये मान लीजिए एक 1000 न्यूटन है, और मेरा फ्लोर जो है ये 1000 न्यूटन, हर चीज की अपनी एक लिमिट होती है ना दोस्त, यस और नो? हाँ सर। मैं एक धागे में इस मार्कर को लटका सकता हूँ, धागा जिससे आप कपड़ा सिलते हैं, इस मार्कर को मैं लटका सकता हूँ। आप क्या सोचते हैं, उसी धागे के अंदर मैं खुद लटक जाऊं, चलेगा? नो सर। नो सर। क्या होगा अगर मैं सोचूंगा मैं उस धागे को मैं काम करता हूँ, बांधता हूँ धागा और मैं टूट लटक नहीं? टूट जाएगा इसे हम कहते हैं फेलियर। इसे इंजीनियरिंग लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं सर? फेलियर। मटेरियल फेल हो गया, हम कहते हैं मटेरियल फेल हो गया। तो अगर मटेरियल फेल नहीं हो रहा है तो एक्शन रिएक्शन दोनों बराबर होता है। अब बात चलेगी, मान लो मटेरियल की अपनी कैपेसिटी खत्म हो गई, मटेरियल फेल हो गया, ये 1000 न्यूटन का, और ये फ्लोर जो है वो लास्ट 800 न्यूटन झेल सकता है। तो उस टाइम पे 800 न्यूटन के बाद फ्लोर टूट जाएगा और ये बॉडी नीचे गिर जाएगी। तो हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि बॉडी नीचे जा ही नहीं रही है, ना ही ऊपर जा रही है। आप बात समझ रहे हो? मतलब हम लोग फेलियर वाला कंडीशन ले ही नहीं रहे, हम लोग बोल रहे हैं कि भाई एवरीथिंग इज रनिंग सेफ। इन दैट सिचुएशन एवरी टाइम द एक्शन विल बी इक्वल टू रिएक्शन। नो वे इट विल पॉसिबल दैट एक्शन विल एक्सीड द क्वांटिटी ऑफ रिएक्शन। या फिर कभी ऐसा भी नहीं हो सकता है कि आप यहाँ पर लगा दो 1000 और रिएक्शन जो है, ये कोई इंसान तो है नहीं कि ताश, ये कोई जुआ चल रहा है कि वो बेट लगा रहा है भाई मैं 1000, तो ये बोलेगा नहीं 1001, ये बोलेगा 2000 तो ये बोलेगा 2001। यहाँ पे बैटिंग थोड़ा ना चल रही है। कभी अगर ऐसा हो कि भाई मैं 1001 लगा दूं, तो अब ये फोर्स बैलेंस हुआ कि इम्बैलेंस हो गया? बताओ। इम्बैलेंस हो गया। और ये इम्बैलेंस फोर्स जाना किधर चाहिए, ऊपर के नीचे? ऊपर। तो क्या ऐसा कभी पॉसिबल है कि आपने बेड रखा और बेड ऊपर जाने लग गया बिकॉज ऑफ द रिएक्शन? नो सर। इसकी क्या वजह आप देंगे? आप बोलेंगे सर नेचर ये परमिट नहीं करता। हम लोग हैरी पॉटर की मूवी थोड़ा ना देख रहे हैं, हम तो नेचर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम तो अपने घर पे बैठे हैं, हम लोग हॉगवर्ट्स में नहीं है। तो ये चीज हॉगवर्ट्स में पॉसिबल है कि बेड ऊपर चला जाए, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में जो चीज जहां पर है ये यहीं पर रहेगी, ये ऊपर नहीं जा सकती, बिकॉज बाय नेचर इट इज इम्पॉसिबल फॉर एवरी एक्शन टू क्रिएट रिएक्शन मोर देन दैट, बिकॉज न्यूटन हैज ऑलरेडी सेड। न्यूटन भाई साहब के बोलने की वजह से थोड़ा दुनिया बनी है, दुनिया को देख करके न्यूटन भाई साहब ने लॉ दिया है। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया पूरी जिंदगी लगा के कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट। उन्होंने बोला अनइक्वल नहीं, इक्वल, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। 1000 है तो ये 1000 ही रहेगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस सर यस सर। तो क्या मैं इसे वाइप कर लूं मेरा बच्चा? यस सर। यस सर। तो अब बात चलेगी नेक्स्ट सपोर्ट की, दैट इज हिंज। कभी आपने सुना है हिंज? यस सर सुना है? कहाँ सुना है हमने? दरवाजे पे सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दरवाजे में हम लोग लगाते हैं। ये हिंज का कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन है। इस प्रकार से हम लोग हिंज को शो करते हैं। आपने देखा होगा पैर ऑफ सीजर्स जो हम लोग यूज करते हैं। मैं इस तरीके से अगर एक बहुत आर्टिस्टिक तो नहीं, लाइक आई एम नॉट दैट आर्टिस्टिक बट स्टिल हिंज मतलब दैट्स व्हाट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ। कि ये जो कैन से जोड़ है, ये जोड़ जो है, जो जोड़ इस तरह से हो सके, उस जोड़ को हम लोग हिंज कहते हैं। जो जोड़ इस तरह से हो सके, उस जोड़ को हम हिंज कहते हैं। ये आपने पकड़ा हुआ, ये ऐसे ऐसे हो सकता है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस सर। आपका डोर जो है, आपका डोर ऐसे ऐसे होता है कि नहीं होता है? होता है ना सर। आपका डोर आप खोलते हैं, आपका डोर आप बंद करते हैं, आपका डोर आप खोलते हैं, आपका डोर आप बंद करते हैं। ये सर नो? यस सर। अब यहाँ पे एक बात को समझें। एक आदमी आता है, ये आप डोर का टॉप व्यू देख रहे हैं, बेसिकली डोर का टॉप व्यू देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं आप, तो डोर आपको एक लाइन दिखाई देगा ना, ये डोर ऐसे होता है ना। यस डोर
एक ऐसा सरफेस होता है, मैं ऊपर से अगर देखूंगा तो मुझे सिर्फ ये एक लाइन दिखाई देगी, यस और नो? सामने से प्लेन, सामने से प्लेन दिखाई देगा, लेकिन ऊपर से देखूंगा तो मुझे एक लाइन दिखाई देगी, साइड से देखूंगा तो एक लाइन दिखाई देगी। डू यू एग्री? यस सर। यस सर। मैं ये ऊपर से देख रहा हूँ, ऊपर से देख रहा हूँ। अब एक बात को समझो, एक बंदा आता है, वो इस ऐसा पकड़ता है डोर को, ऐसा यहाँ से पकड़ता है और खींचने की कोशिश करता है, तो आपका क्या ख्याल है कि वो डोर जो है वो दीवार से निकल के बाहर आ जाना चाहिए? नहीं, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नो सर, नो नो सर। अनटिल एंड अनलेस कोई आर्नोल्ड जैसा आदमी है ना, कोई WWE जैसा कोई आदमी आ जावे और उसको खींचे बाहर निकाल ले, है ना, तब तक, बिकॉज वी नो द मटेरियल फेल्स। हर चीज की अपनी एक कैपेसिटी होती है। नॉर्मल कंडीशन में तो मटेरियल इज नॉट सपोज टू बी फेलिंग। हम लोग फेलियर वाले कंडीशन पे जा ही नहीं रहे हैं। हम बात करते हैं, अगर मैं एक्शन लगाता हूं तो दिस शुड गिव मी रिएक्शन। डू यू एग्री? यस सर, Yes, sir. यस दोस्तों, मैं नीचे पीछे की तरफ खींच लूं या आगे की तरफ बढ़ा दूं, मैं एक्शन लगाता हूं वर्टिकल डायरेक्शन में, तो रिएक्शन भी मुझे मिलेगा वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल। डू यू एग्री और नॉट? यस यस सर। यस सर। मेरा जो डोर है भाई साहब, ये डोर को मैं खींचूं सोचूं ऐसे बाहर आ जाए, ये आपका डोर लगा हुआ है, ये आपका, या इस तरफ आपका पूरा मकान है, इस तरफ आपका बेडरूम है और ये आपका डोर लगा हुआ है। आप सोचते हैं डोर को पकड़ के मैं पूरा पीछे खींच लूं, ऐसे सीधा ऐसा उखाड़ के पीछे ले लूं या आगे ले लूं, ऐसा हो पॉसिबल है क्या? नहीं सर। नहीं पॉसिबल। अब एक तीसरी चीज बची है दोस्त, अगर आपको याद हो तो बताओ, क्या तीसरी चीज क्या होती है? रोलर सपोर्ट। नहीं यार, मोमेंट मोमेंट। देखो मोमेंट नहीं लगेगा ना सर। आप बाहर से आते हैं और इस डोर को आप इस तरह से ढकेलते हैं, तो ये डोर इस तरह से झुक जाता है, इस तरह से घूम जाता है। ये घूमना चाहिए कि नहीं घूमना चाहिए? घूमने चाहिए। और घूमता है तभी तो हमने हिंज लगाया है। हिंज लगाया इसलिए क्योंकि हिंज घूमता है, मतलब ये चीज बैलेंस नहीं होती है। ये चीज बैलेंस, यहाँ पे एक्शन देते हो तो रिएक्शन नहीं आता, अगर रिएक्शन आता तो वो घूम ही नहीं पाता। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? जी सर। या पिछली बार मैंने एक्स में भी बनाया था, वाई में भी बनाया था और मैंने मोमेंट भी बनाया था, लेकिन यहाँ पर मैं रिएक्टिव मोमेंट नहीं बनाऊंगा क्योंकि रिएक्टिव मोमेंट हिंज में होता ही नहीं है। हिंज तो घूम जाता है, देयर इज नो रिएक्शन। आर यू गेटिंग द आइडिया? Yes, sir. यस सर। पक्का? हाँ सर। Yes, sir. If anyone have any doubt, ask me the question. सर एक डाउट है पूछो। सर, वो फोर्स अगर हम हिंज के थोड़ा पास लगाएंगे तो? या दैट्स ग्रेट कि हमने जो है यहाँ पर लगाया, बराबर यहाँ पर लगा दूं? हाँ सर। ठीक है। स्टिल आप देखो, डोर जो है, आप डोर को सोचो कि मैं सिर्फ डोर के बारे में सोचो कि भाई मैं डोर पे यहाँ करीब में फोर्स लगाता हूँ, क्या डोर खुलता है कि नहीं खुलता है, या फिर वो खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? खुलना चाहिए। खुलता है पर थोड़ा ही खुलता है। एफर्ट ज्यादा लगेगा लेकिन खुलेगा दोस्त वो। यस और नो? Yes, sir. खुलेगा। आप बोलेंगे सर यहाँ पर लगा दो, आप बोलेंगे सर इस पॉइंट पे लगा दो, तो मैं इस बॉडी की बात कर रहा हूँ, मैं इस बॉडी पे एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं इस हिंज पे एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ। अगर आप हिंज पे फोर्स लगा देंगे तो बॉडी खुलेगी, दरवाजा नहीं खुलेगा। अगर आप हिंज पे वर्टिकल फोर्स लगाते हैं, अब बात को समझें, हम लोग इस बॉडी को एनालाइज कर रहे हैं, हम लोग हिंज को एनालाइज नहीं कर रहे हैं। Am I clear with this? Yes, सर ऐसा क्यों होता है सर, ज्यादा एफर्ट क्यों लगता है? That's great. That's a very nice question. क्या कोई इसका आंसर देना चाहेगा कि अगर मैंने एक आदमी मान लो 10 न्यूटन लगा सकता है, चाहे वो दरवाजे के इस कोने पे लगाए, चाहे बीच में लगाए, चाहे और करीब में लगा दे, चाहे, है ना, लाइक यहाँ पे लगा दे। मान लीजिए 4 फीट का दरवाजा है, टोटल 4 फीट का दरवाजा है, ये 1 फीट हो गया, ये 1 फीट हो गया, ये 2 फीट हो गया। अब चाहे आप 4 फीट की दूरी पर 10 न्यूटन, भाई एक आदमी, मैं अगर 10 किलो उठा सकता हूँ तो 10 ही किलो उठा सकता हूँ, थोड़ा ना कल के दिन बादाम खा के आऊंगा तो 100 किलो उठा लूंगा। 10 किलो मेरा एक कहते मेरा लिमिट है। चाहे मैं 10 न्यूटन का फोर्स चाहे यहाँ लगाऊं, चाहे यहाँ लगाऊं, मैं चाहे यहाँ लगाऊं, मैं आदमी सेम है। अब वो यहाँ पर फोर्स लगाता है,
वो यहाँ पर लगाता है, तो यहाँ पे ये बॉडी जो है वो क्या हो जाएगी भाई साहब? ये बॉडी क्या होगी? क्लॉक मूव होगी। क्लॉकवाइज। हाँ, Moment. व्हाट थिंग मेक्स इट रोटेट? क्या इसे रोटेट करता है? फ्रिक्शन नहीं 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 यार, नहीं यार, नहीं यार। फोर्स। हाँ हाँ, नहीं 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 सर हिंग्स वो टॉर्क नहीं 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 नहीं, मिस किया आपने, मिस किया। Rotational मोमेंट, यस, मोमेंट। तो मोमेंट अगर मेरा 10 न्यूटन, मोमेंट कैसे निकालते हैं? फोर्स मल्टीप्लाई बाय distance. डिस्टेंस। तो ये मोमेंट लग गया 40 न्यूटन मीटर का। अब दूसरे दिन आप आते हैं और आपने यहाँ पर फोर्स लगाया, तो अब मोमेंट कितना बन रहा है? आदमी वही है तो फोर्स उतना ही लगाएगा, लेकिन डिस्टेंस आपने चेंज कर दिया। Distance कम होगा. Though the force is same, but the moment has got reduced. Do you agree? यस सर। Yes, sir. सब force वही है, लेकिन मोमेंट तो कम हो गया ना, और घुमाने का काम मोमेंट का है। तो आप बोलेंगे सर क्यों दरवाजा जो है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब कम खुल रहा है, या फिर मुश्किल से खुल रहा है, या फिर एफर्ट? भाई साहब एफर्ट इसलिए ज्यादा लग रहा है क्योंकि आपने मोमेंट कम करवा दिया है। आपको समझ में आ रही है बात? Yes, sir. जो चीज टर्न करती है वो आपने भले से एफर्ट उतना ही लगाया, 10 पहले भी लगाया, 10 अभी भी लगाया, लेकिन जो जिस चीज से वो चीज रोटेट होने वाली है मोमेंट से, वो तो कम हो गया ना अल्टीमेट। अब बात चलेगी कि अगर मुझे वही पहली वाली आसानी चाहिए, मुझे इसे 40 करना है दोस्त, मुझे इसे 40 करना है। अगर डिस्टेंस मेरा 2, और ज्यादा लगाना पड़ेगा. तो मुझे फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे सर अब फोर्स ज्यादा लग रहा है मतलब मेरे को दिक्कत ज्यादा आएगी ना, मुझे एफर्ट, इसी को तो मैं बोलता हूँ कि एफर्ट ज्यादा लग रहा है। यस और नो? यस सर। तो आई थिंक यू मस्ट हैव गॉट द थिंग्स अबाउट हिंज सपोर्ट। यू बेटर टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस। एक मिनट सर। ठीक है, 1 मिनट। डन सर। ठीक है, अब तीसरी चीज आती है रोलर सपोर्ट। क्या आपने कभी रोलर सपोर्ट देखा है? विंडोज पे होता है। दैट्स ग्रेट। क्रेन भी. ड्रॉवर्स भी आप कह सकते हैं। हाँ, रोलिंग डोर्स। रोलर स्केट जो मतलब ड्रॉवर्स जो होते हैं आपके, ड्रॉवर्स आप ऐसा बाहर निकाल लेते हैं, अंदर डाल देते हैं। सर वो ट्रॉली ड्रॉवर्स होते हैं, ट्रॉलीज आप ले सकते हैं। सर रोलर स्केट. आपकी खिड़कियां हो सकती हैं। तो यहाँ पे अब बात ये चलेगी कि जो आपका जो रोलर है, हम बात करते हैं रोलर। एक ड्रॉर का एग्जांपल लेते हैं ये जो ड्रॉर है इसे मैं बाहर खींचता हूं, क्या ये बाहर आना चाहिए? नहीं आना। हाँ सर. अगर ये बाहर आ गया मतलब इसने रिएक्शन क्या एक्सपीरियंस किया? 0. यानी जिस प्लेटफॉर्म पे रोलर है उस प्लेटफॉर्म के पैरेलल रोलर रिएक्शन नहीं देता। पक्का? यस सर. अच्छा, आपने यहाँ पे इस प्रकार से ऊपर एक वर्टिकल फोर्स लगाया। आपका क्या ख्याल है, जब ड्रॉर में आप बुक रखते हो तो क्या वो बुक ड्रॉर को लेके ड्रॉर सहित नीचे आ जानी चाहिए? नहीं सर. नो सर। नहीं आनी चाहिए। बहुत बढ़िया। तो अगर वो नीचे नहीं आती है, बेसिकली नीचे नहीं आती है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई साहब ये जो वर्टिकल फोर्स में इक्विलिब्रियम देता है. यस, यहाँ पे वर्टिकली ये रिएक्शन देने वाला है। इस तरह से आप इसे बोलेंगे RV, सिर्फ एक वर्टिकल रिएक्शन है। डू यू एग्री ऑन दिस? यस सर. यस यस सर। सर। बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे हमको एक बात समझनी है कि जो हमारा रोलर सपोर्ट है ना, मतलब ये यहाँ पे इस तरह से एक हिंज होता है, यहाँ पे इस तरह से हिंज होता है। तो ये जो हिंज है, हिंज कभी भी रोटेशन को नहीं रोकता। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस सर। यस सर. तो अगर मैं बोलूंगा यहाँ पे एक्टिव मोमेंट है, तो क्या रिएक्टिव मोमेंट बनाई जाएगी यहाँ पर? Yes. नो, बिकॉज इट डू नॉट अपोजेस दिस रिएक्शन। ये इसको रोटेशन से रोकेगा नहीं, यहाँ पर हिंज होता है।
इतनी बात समझी आपने मेरा बच्चा? यस यस सर। ठीक है, ठीक है, ये हमने पॉइंट ए ले लिया। दिस इज माई रोलर सपोर्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सर मेरे सर। को पहले का बताओ ना, रोलर सपोर्ट क्या? का स्टार्टिंग में जो किसका बताया मेरा था, बच्चा? क्या चीज मेरा बच्चा? स्टार्टिंग में जो बताया था कि स्टार्टिंग बाहर खींचते हो तो 0 फोर्स लगता है, वो समझ। बराबर बराबर बराबर। आप अगर ड्रॉर को खींचते हैं तो आइडियली ड्रॉर बाहर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। आना चाहिए। मतलब वो बैलेंस नहीं हो रहा ना। अगर कोई चीज मूव नहीं होती तो उसको आप बैलेंस बोलते हो कि बैलेंस हो गया, लेकिन यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में तो बैलेंस हो ही नहीं रहा है, बाहर आ जा रहा है, मतलब रिएक्शन 0 हो गया। अगर एक्शन का रिएक्शन मिलता तो ये बाहर नहीं आ पाता। इस एक्शन का रिएक्शन नहीं मिलता तभी तो ये बाहर आता है, तो मैं रिएक्शन नहीं बना सकता एक्स डायरेक्शन में। मतलब कभी सर हम ज्यादा फोर्स से ड्रॉर अगर अंदर डालेंगे तो बाहर भी आएगा। देखिए, मैंने इससे पहले कहा कि फेलियर जो है ना, ड्रॉर को आप उखाड़ के बाहर निकालने या फिर ड्रॉर के अंदर आप ना, आपका जो लकड़ी का ड्रॉर है उसमें आप 500 किलो डाल दें और पूरा ड्रॉवर टूट के नीचे चला है, हम तो वो कंडीशन डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं। हम तो बात कर रहे हैं कि फेलियर से पहले वो चीज फेल नहीं होनी चाहिए। और अब हम बातों को डिस्कस करें तो हमारी बात हो पाएगी। तो बात ये चल रही कि ड्रॉर जो है वो बेसिकली लेफ्ट या राइट जा सकता है। इट डू नॉट एक्सपीरियंस एनी रिएक्शन टू गो लेफ्ट और राइट because it do not offers any resistance in x basically x direction। लेकिन जब आप जब कोई बुक रखते हो अंदर तो ड्रॉर नीचे तो नहीं आ जाता है, यानी इस एक्शन का रिएक्शन मिल रहा है, नीचे नहीं आ रहा है, मतलब एक्शन का रिएक्शन मिल रहा है, तो रिएक्शन मिलेगा ना वाई डायरेक्शन में। हाँ बराबर सर। ठीक है सर डाउट है। हाँ बोलिए, डाउट बोलिए। सर डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम नीचे फोर्स लगाएंगे तो रोलर तो उठ जाना चाहिए ना? अच्छा, नीचे से फोर्स लगाएंगे ऐसा? नहीं सर, जैसे वहां हमने बुक रखा तो इधर रोलर ऊपर चला जाना चाहिए ना, जो एरो यहाँ पे नीचे जा रहा है राइट साइड। अगर मैं अगर बोल रहा हूँ एक्शन नीचे से है तो रिएक्शन ऊपर मिल जा रहा है, बराबर ऐसा बोल रहे हैं आप? यस। और अगर मैं एक्शन नीचे लगा दूं, ऐसा बोल रहे हैं आपके, एक्शन नीचे लगा दूं, बराबर ना? हाँ सर। सर तो रोलर दीवार ऊपर चला जाएगा। ह्यूमन किधर है पर? नहीं ठीक है, इट्स कम्प्लीटली ओके। देखो आप जो एक्शन जो है वो ऊपर की तरफ लगा दें। आप यही बोल रहे हैं कि कुछ और बोल रहे हैं? बस जस्ट डू लेट मी। नहीं सर, नीचे की तरफ। अच्छा, ये एक्शन नीचे की तरफ लगाना। हाँ सर, डायग्राम के अकॉर्डिंग तो रोलर ऊपर चला जाएगा ना? रोलर ऊपर चला जाएगा मतलब ये जो रोलर है ये ऊपर, ऐसा बोल रहे हैं आप? हाँ सर। कैसे आप, मतलब ये चीज कैसे बोल रहे हैं कि ये ऊपर चला जाएगा? समझा नहीं मैं बात। तो उसमें कोई सपोर्ट नहीं है ना सर उसे लग रहा है शायद नहीं एक्चुअली देखो, बॉडी जो होती है, बॉडी हमेशा कंस्ट्रेंड ही रहने वाली है एज फार एज वी आर गोइंग टू डिस्कस द इक्विलिब्रियम। यहाँ पे मैं पूरी पिक्चर तो दिखा नहीं रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि हीरो कौन है, हीरोइन कौन है। ना हमने डायरेक्टर का नाम लिया, ना हमने विलन का नाम लिया। पूरी पिक्चर, क्योंकि हम फोकस है यहाँ पे रोलर बोलते किसने, पूरी पिक्चर तो बाकी है दोस्त मेरे। तो यहाँ पे आप इस डायग्राम को लेकर के आप सिर्फ रोलर पे ये फोकस करें कि अगर रोलर है तो आप कितने रिएक्शन डाल सकते हैं। दैट इज व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पार्ट। इसके बाद जब हम पूरी पिक्चर देखेंगे तो इसके आगे जो बॉडी आती है और जो पार्ट्स आते हैं हम उसको डिस्कस कर पाएंगे। अगर आपको इस वक्त ऐसा लगता है कि सर ये तो पूरा फ्री दिख रहा है, मुझे ऊपर जा सकता है, ये पूरा ऐसे घूम सकता है, यस यू आर राइट, लेकिन इस तरह से हमें चलाना नहीं है। आप ड्रॉर का एग्जांपल ले लें। ड्रॉर जो होता है, आप ड्रॉर में एक बुक रखते हैं, आप मुझे बताएं ड्रॉर के अंदर जब आप बुक रखते हैं तो क्या वो पलट जाता है, ड्रॉर नीचे आ जाता है, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं सर, वो तो अंदर रहता है। यस। तो हम यहाँ पे रोलर सपोर्ट जो है ना दोस्त, रोलर सपोर्ट आप बहुत सारे चीजों को एज अ रोलर सपोर्ट ले सकते हैं। आपकी पूरी ट्रेन एज अ ट्रेन के पूरे टायर को आप रोलर बोल सकते हो कि भाई ट्रैक के ऊपर ये टायर लगा हुआ है, तो भाई साहब आपकी जो ट्रेन है उसका अपना वेट कई टन, थाउजेंड्स ऑफ टन होता है, तो क्या वो वुबल हो जाती है? एक्शन रिएक्शन दोनों उसको घुमा देते हैं, आपकी ट्रेन पलट जाती है इस तरीके से? नहीं सर। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस सर। The only reaction that particular tires are going to experience or this particular point is going to experience would be कि भाई vertically उसका weight नीचे आ रहा है तो ये vertically up इसको reaction देगा, action reaction balance होगा और चीज जहां पर है वहीं पर जमी रहेगी in a vertical direction। ना वो ऊपर जाएगी ना वो नीचे जाएगी। आपकी ट्रेन ना पटरी के ऊपर जाती है ना पटरी के नीचे धसती है, वो लेफ्ट या राइट जा सकती है। Am I clear? टायर खराब बट एज यू सेड कि वहां पे हिंज होता है तो वहां पे मूवमेंट भी होना चाहिए ना सर? यस
मोमेंट अगर होगा, अगर ये हिंज है यहाँ पे बेसिकली, तो हमने ये कहा कि अगर मोमेंट है तो हिंज मोमेंट को रिएक्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर हमने रिएक्टिव मोमेंट नहीं बनाया। आप बात समझ रहे हैं? यस सर। अगर ऐसा होता कि भाई ये तो एक्शन है, ये इसको घुमा रहा है, तो उसको घुमाने दो, ये घूमेगा। अगर मैं बोलता नहीं, ये नहीं घूम सकता है, रोलर इस तरह से बनाया जाता है कि ये घूमना अलाउड नहीं है, तो मैं यहाँ पर रिएक्टिव मोमेंट लगाता कि इस एक्शन को ये बैलेंस कर सके। आप बात समझे मेरा बच्चा? यस सर, यस सर। ठीक है, दैट्स ग्रेट। हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट फॉर दिस? सर जी बोलिए। कैलकुलेटर किस मॉडल का लेने का? Wow, that's a great question. I have been asked this question in almost all the lectures. मेरा ख्याल है कि ES 991 इस वक्त मार्केट में चल रहा है प्रोबेबली, फिर भी आप अपने दूसरे टीचर से भी एक बार कंफर्म कर लें। सर ES Is clear? 991 ना? ES 991. फिर भी I would love to make this thing clear कि I'm not very much into this thing. Teaching is just my hobby. I'm not that much associated with this academics. तो क्या मार्केट में चल रहा है, क्या अपडेट है, तो मुझे इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। माय ओनली ड्यूटी इज टू टीच यू मैकेनिक्स, दैट्स इट। तो आप दूसरे टीचर से भी एक बार कंफर्म कर लें, मैथ्स के टीचर से या फिर आपके कॉलेज के टीचर से, कि सर कौन सा कैलकुलेटर इस्तेमाल करना है। शैल आई गो ऑन फर्दर माय किड? यस सर। यस सर। हमने टाइप्स ऑफ लोड समझा, हमने टाइप्स ऑफ लोड समझा, सॉरी हमने टाइप्स ऑफ सपोर्ट समझा। अब हम टाइप ऑफ लोड समझते हैं। अब हम टाइप ऑफ लोड समझते हैं। 3 टाइप के लोड आप देखेंगे। अभी हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप 3 टाइप के लोड देखेंगे। एक आप देखेंगे पॉइंट लोड, फिर आप देखते हैं, चलो हम लोग पहले पॉइंट लोड के बारे में डिस्कस करते हैं। मान लीजिए इस तरह से आपने एक बीम ली, आपने इससे पहले भी देखा हुआ है इस चीज को। आपने इस प्रकार से एक बीम ली और इस बीम के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस लगने वाले हैं। चलिए मैं कैसा कहता हूं कि एक फोर्स है ये F, down here. That's great. So this is my F1. Say this is F1. यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है like this horizontally. This is my F2. यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है, मान लीजिए at this point at some angle like this. This is point F3 at angle theta. So this point which are concentrated at some particular point, at some particular point, at some particular point, you can say F2 is acting at point A, F1 is acting at point B, F3 is acting at point C. They are concentrated at a single point. This type of force are called as point load. Am I clear? Yes sir. Yes Yes sir. Take this screenshot. Yes sir. Take this screenshot. Shall I proceed? Yes, sir. Yes sir. Yes sir. So the next type of the load is uniformly distributed लोड, जिसका एक्रोनिम होता है UDL, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। हम समझते हैं कि यूडीएल किस तरह से काम करता है, किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लीजिए एक बीम है, मान लीजिए एक बीम है जिसको आपने बेसिकली यहां से यहां तक की लंबाई, ए से बी तक की लंबाई, मान लीजिए ये लंबाई दे दी गई है आपको। वी हैव गॉट दिस एज इट इज ऑफ सम लेंथ से L, कुछ तो वैल्यू है इसकी, मैंने कह दिया L, और L का वैल्यू चलो हम लोग लिख देते हैं 10। अब देखो होता क्या है कि ये जो बीम है, हर एक बीम बाबा बंद झालं तर मला नाही बोलायचं मग. देवेन
सॉरी सर को कॉल आया होगा भाई। So, my friend, are you there? Am I audible, guys? Yes sir, yes sir. Yes sir. ये बीम का अपना एक लेंथ हमें दे दिया गया, ठीक है। अब देखो होता क्या ना, प्रैक्टिकली समझो, प्रैक्टिकली समझो। ये जो बीम है, इसका अपना कुछ वेट है। डू यू एग्री? यस सर। यस सर। चलो मैं बोलता हूँ इसका वेट 10 किलो है। मैं बोलता हूँ इसका वेट 10 किलो है। मैं बोलता हूँ इसका वेट 10 किलो, और मैंने इसको यहाँ से कट किया। मैंने इसको कट किया, ये इतना टुकड़ा मैं अब निकालता हूँ। ये इतना टुकड़ा, क्या ये टुकड़ा 10 किलो का होगा? नहीं सर। नो सर। अच्छा, मैं इसे 10 पीस में काटता हूँ। 10 पीस में काटता हूँ, तो ये जो एक टुकड़ा, ये कितने किलो का होगा? 1 किलो का। 1 किलो। 1 किलो। यानी इस पूरे बॉडी का जो वेट था वो डिस्ट्रीब्यूटेड था। ये 1 किलो का था, ये 1 किलो का, ये 1 किलो का, ये 1 किलो का, ये सब 1-1 किलो के थे। यस और नो? हाँ सर। यस सर। और तो ऐसे लोड को हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहते हैं, और इस प्रकार से उसे दर्शाते हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाँ सर। सर अब यहाँ पे जो तरीका होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को बताने का, वो कुछ इस प्रकार से होता है। आपको बोला जाता है डब्ल्यू न्यूटन्स पर मीटर, यानी 1 मीटर के लिए। ये 1 मीटर के लिए, भले से 10 मीटर का था, 1 मीटर के लिए क्या वेट है वो आपको बताया जाता है। मान लीजिए डब्ल्यू का वैल्यू है, मान लीजिए इस स्मॉल डब्ल्यू का वैल्यू है 5, यानी हर 1 मीटर कितने न्यूटन का रहेगा भाई साहब? 5 न्यूटन का। मैं बोल रहा हूँ ये 10 मीटर है। मैं बोल रहा हूँ ये 10 मीटर है। हर 1 मीटर 5 का है। 5 5 5 5 5 कितनी बार होगा? 50 न्यूटन होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग जब अपने बहुत बढ़िया हम लोग जब अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। देखो कोई भी फोर्स, ये आप देख सकते हैं कि ये मान लीजिए ये 50 किलो का है। मान लीजिए ये 50 किलो का है। ध्यान से समझें, मैं इस तरीके से इसे रखता हूं। मैं इस तरीके से रखता हूं। बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। बिकॉज दिस इज द एक्शन। दिस इज, देखो यहाँ पे भी वेट है, यहाँ पे भी वेट है। ये हर एक हिस्सा कुछ ना कुछ वेट रखता है, पर हम ऐसा कहते हैं कि ये सारा वेट लग रहा है कहां पर भाई साहब? एक जगह पे, एट द सेंटर, एट द मिडल पॉइंट। और उस ही मिडल पॉइंट पे मैंने लगाया रिएक्शन। बात को समझें आप। यस सर। फिजिक्स को समझें। अगर मेरा रिएक्शन सेंटर पे है तो मेरा एक्शन भी कहां पर है? सेंटर पे। ये चीज बैलेंस हो पा रही है, तभी ये चीज बैलेंस हो पा रही है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? यस सर। तो मैं यहाँ पर कहूंगा कि भाई साहब जो ये 10 मीटर की जो लंबाई है उसके सेंटर पे आ जाइए। उसके सेंटर पर आ जाइए। उसके सेंटर पर आप इस पूरे यूडीएल का जो लोड है वो सेंटर पर अज्यूम कर सकते हैं। पूरे यूडीएल का लोड कितना था बेटा? 10 किलो। 10 नहीं यार, नहीं यार, 15 न्यूटन मीटर। 50। कुछ बच्चे न्यूटन मीटर बोल रहे हैं, गलती कर रहे हैं वो। ये 50 कैसे आया था? 50 आया कैसे था? 10 into 5 सर 5 सर 5 into 10। जरा मैं फॉर्मूला समझने की कोशिश करता हूँ कि 5 क्या था आपका? सर एक न्यूटन। 5 was your W. हाँ। The value of UDL. Yes or no? Yes sir. What was 10? Distance. The length. जरा यूनिट पे काम करते हैं। जरा हम लोग यूनिट पे काम करते हैं। W का यूनिट क्या है? न्यूटन। अरे W का यूनिट न्यूटन का है? न्यूटन पर। W का यूनिट न्यूटन पर मीटर। लेंथ आप किस में नापते हो? मीटर। मीटर और मीटर कैंसिल हुआ, क्या बचा? न्यूटन। 50 वैल्यू आ रही है, उसका यूनिट क्या लिखोगे आप? 50 न्यूटन। न्यूटन। और
और वो लगेगा कहाँ पर दोस्त? सेंटर पे। सेंटर पे लगेगा। Center of mass. एट दिस सेंटर। दैट्स ग्रेट। तो यहाँ पे हम इस डिस्टेंस को लिखते हैं L/2। तो यूडीएल के बारे में ये इतनी बातें आपको जानना जरूरी है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के बारे में। आपको एग्जाम में ये वैल्यू दी जाएगी डब्ल्यू की, आपको एग्जाम में ये वैल्यू दी जाएगी, दोनों को मिला करके आपको टोटल फोर्स कितना बन रहा है वो जानना जरूरी है, और वो फोर्स लगेगा कहां पर वो जानना जरूरी है। क्या ये दो बात आपने समझी? यस पक्का? यस सर। पक्का? हाँ इफ सर। एनीवन हैव एनी डाउट सर एक बात, आपने अपने यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया ना? जी हाँ, जी हाँ, बहुत ही समराइज लेवल में आपने कहा। आई रियली अप्रिशिएट। हमने यूडीएल को पॉइंट में कन्वर्ट किया। यस वी डिड इट। इसके अलावा और कोई बात? अच्छा एक और बात, एक डाउट मेरा है आपकी तरफ, आप सारे लोगों की तरफ, कि मैंने यूडीएल को पॉइंट में कन्वर्ट किया। क्या यहाँ पे फिर से यूडीएल बनाऊं, यहाँ पे रिप्रेजेंट करूं यूडीएल? नो सर। ग्रेट। चलो इसके अलावा कोई डाउट? सर सेंटर में आना जरूरी है क्या? अगर ये बॉडी यूनिफॉर्मली, आपने जब कह दिया कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यूनिफॉर्म चीज का मतलब क्या होता है कि अगर मैं एक टुकड़ा पकड़ूं वो 5 का, तो दूसरा टुकड़ा भी 5 का, तीसरा टुकड़ा भी 5 का, चौथा टुकड़ा भी 5 का। आप इससे पहले आपने कई बार बहुत सारे खेल खेले होंगे, कुछ ना कुछ चीजें आपने बैलेंस की होगी। किसी भी चीज को अगर आपको बैलेंस करना होता है, अगर वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मतलब उसका शेप जैसा लेफ्ट में है वैसा राइट में है। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म है तो वो सेंटर पे आके ही बैलेंस होगा ना। हाँ सर। तो सेंटर पे जरूरी है, कंपल्सरी। इसके अलावा और कोई डाउट? नो सर। तो ये इतना पार्ट मैंने खत्म किया। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस। सर डब्ल्यू को डिफाइन कैसे करेंगे? डब्ल्यू को क्या करना है मेरा बच्चा? डिफाइन कैसे करेंगे मतलब? डिफाइन करेंगे। डब्ल्यू इज अ वेट पर यूनिट लेंथ। एक, जैसा मैंने कहा कि भाई साहब ये आपका 10 किलो का है मार्कर, मैं इसका एक पीस कट करता हूं, तो एक पीस कट करके जो वेट आएगा दैट इज बेसिकली अ डब्ल्यू। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? सर डिस्ट्रीब्यूशन छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो कर सकते हैं ना? जी हाँ, हो सकता है, 100% हो सकता है। ये 5 हमने 5 लिया, ये 50 भी हो सकता है कि हर एक मीटर पे 50-50 किलो का हो। आपने 1 मीटर लिया, आप 1-1 mm ले सकते हो, 1-1 इंच ले सकते हो, जैसा न्यूमेरिकल में दिया जाएगा वैसा हम लेंगे। आर वी क्लियर? यस सर। एनीथिंग एल्स? तो बोर्ड मेरा भर चुका है, क्या करना है आपको भाई साहब? ले लिया सर। ठीक है, अब बात करते हैं हम तीसरे टाइप की। अब हम बात करते हैं तीसरे टाइप की। द थर्ड टाइप is uniformly varying load, जिसका एक्रोनिम होता है UVL, यूनिफॉर्मली वैरिंग। मैं फिर से वही बीम बनाता हूं अपनी A से B तक की, A से B तक की, और इस प्रकार से मैं बोलता हूं इसका जो लेंथ है, इसका एक वैल्यू भी लिख लेते हैं ताकि हम लोग मैथमेटिक्स समझ सकें। से इट इज 10। यूनिफॉर्मली वैरिंग मतलब वो हर एक पॉइंट पे वेरी करेगा, चेंज हो जाएगा। तो ये हम देख सकते हैं कुछ प्रकार दिखने वाला है। लाइक दिस, यानी यहाँ पे दम था, फिर थोड़ा लोड बढ़ गया, फिर थोड़ा लोड बढ़ गया, वेरी हो रहा है, वो बदल रहा है, लेकिन यूनिफॉर्मली बदल रहा है। ऐसा नहीं है जैसे यहाँ पर 5 था तो यहाँ पे 10 ही होने वाला है, यहाँ पे 15 ही होने वाला है, 50 नहीं हो जाएगा, यूनिफॉर्मली वेरी होगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस सर। यस सर। नाउ यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड में एक तरफ तो लोड 0 है, पॉइंट ए पर तो 0 है, एग्री? हाँ सर। पॉइंट बी पे आपको बताएगा W इज समथिंग सम न्यूटन, आपको W का कुछ ना कुछ वैल्यू बताएगा। चलो मैं W का वैल्यू मैं बोल देता हूं, फॉर एग्जांपल
W का वैल्यू मैं बोलता हूँ 5, मैंने W का वैल्यू बोल दिया 5, मैं इसको मैं बोल देता हूँ 9, तो ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स आसान हो जाएगा। आप जो भी वैल्यू देगा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। तो आप मुझे एक बात बताइए आप कि इधर ये 0 हो गया और ये मेरा W हो गया, बराबर है? यस सर। यस सर। लेंथ मेरी ले ली मैंने 9, ये सब देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे थोड़ा कम होगा, यहाँ पे थोड़ा कम होगा, यहाँ पे थोड़ा कम होगा, यहाँ पे थोड़ा कम होगा। सवाल ये कि सब मिला करके कितना बनेगा, ये सवाल है कि नहीं बताओ? पिछली बार आपने यूडीएल को सब मिला करके कितना बनता है आपने कैलकुलेट किया था। चलो इस बार हम लोग जो है सब मिला करके देखते हैं कितना बनता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम लोग यहाँ पर ये जो फोर्स है इसका वैल्यू हम ढूंढते हैं हाफ इंटू हाइट इंटू ब्रेड्थ। तो भाई साहब ये हाफ हमने ले लिया, हाइट कितनी थी इसकी, हाइट को हम यहाँ पर W कहते हैं, और ब्रेड्थ हमारा क्या है, ब्रेड्थ हमारा L है, तो हाफ इंटू W इंटू L दैट इज 5 इंटू 9 22.5। इट विल बी 22। 45 आपने क्या किया था, आपने रेक्टेंगुलर फोर्स, अगर ये यूडीएल होता 5 हर जगह पर होता तो 5 मल्टीप्लाई बाय 9 45 आप लिखते। अगर ये आप देखो, अगर इसको मैं यूडीएल कर दूं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, इस तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक दिस, जब आप यूडीएल बनाते हो तो ये पूरा लेते हो में अलग अलग वेट। यस, और जब आप यूवीएल बनाते हो तो आप आधा कट कर देते हो। देखो ये आधा निकल गया, 45 में से आधा निकल गया, निकला कि नहीं निकला बताओ? यस सर। कितना 22.5। सवाल ये है कि ये 22.5 लगना कहां पर चाहिए? एक चौथाई आगे कहां पर? सेंटर पे लगाना चाहिए, सेंटर पे लगाना गेस चाहिए। करो, गलत गेस कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सर राइट साइड में लगे। सर थोड़ा राइट, सेंटर के राइट में थोड़ा लगेगा। राइट, सेंटर के थोड़ा राइट में लगे, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अब बात चलेगी कि मुझे कैलकुलेट करना है कि भाई थोड़ा राइट मतलब कितना। इंजीनियरिंग के अंदर हमको बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कि अगर मैं इस हाइट वाले जगह से नापूं तो 1/3 और इस 0 वाली जगह से नापूं तो 2/3। बात समझे आप? यस सर। सर ये कहाँ से आया? सर ये कहां से आया? ये आया भाई साहब, अगर आप किसी भी ट्रायंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ढूंढते हैं, आप किसी ट्रायंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर ढूंढना चाहें तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है आपके इस हाइट वाले जगह से, ये प्रैक्टिकली आया, आप ऐसा बोल सकते हैं, इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी हम लोग कर सकते हैं विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सिलेबस, कि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा जहां पर पूरा लोड लग रहा है वो इसके बड़े वाले साइड से 1/3 पर ही आने वाला है और इसके इस 0 वाले एंड से 2/3 पे आने वाला है। आर यू गेटिंग द आइडिया? सर ये हर ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है। हर ट्रायंगल के लिए फिक्स है ना ये? हर ट्रायंगल के लिए, मतलब हर राइट ऐसे एंगल diagram के लिए। हर राइट एंगल ट्रायंगल के लिए फिक्स। आर वी क्लियर? यस सर। यस सर। Better take the screenshot for this. 1 minute sir. सर सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कि आइसोसेलेस और स्केलिन के लिए भी? नहीं, सिर्फ राइट एंगल के लिए। सर इन केस आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए क्या होगा फिर? उसके लिए जुगाड़ करेंगे। कैसे करेंगे जुगाड़? इस तरह से ट्रायंगल लिया आपने, सर हाफ कट कर दो, बाद में दोनों वेरिंग लोड में कन्वर्ट बस करो। बस 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 वही करेंगे हम लोग। हाफ कट करेंगे, इधर का राइट एंगल बनाएंगे, इधर का राइट एंगल, दोनों को अलग अलग ट्रीट कर लेंगे। समझे आप? यस सर। यस सर। बेटर टेक द स्क्रीनशॉट फॉर दिस। डन सर। तो अब आपका एग्जाम होगा, अब देखते हैं आपका दिमाग चलता कितना है। अब आपका एग्जाम लिया जाएगा, चलो, एंड दैट एग्जाम इज द ट्रापेजॉइडल लोड। Now this is your exam, so I'm gonna give you a question. This question is from A to B,
A and B, the length from A to B is say 9. This length is 9. This length is 9 meters. Now trapezoidal, we are gonna take trapezoidal like this. तो आप देख रहे हैं कि ये इसके पहले यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड से थोड़ा अलग है। वेरिंग लोड में यहाँ पर 0 से स्टार्ट होता है। यस सर। क्या अब यहाँ पे कुछ वैल्यू दे दिया जिसे मैं W1 कह दूंगा, यहाँ पे कुछ वैल्यू दे जिसे मैं W2 कह दूंगा। ये W1 का वैल्यू चलो हम लोग ले लेते हैं 2 और W2 का वैल्यू ले लेते हैं, कितना ले लिया जाए 9 5 4, इसको 4 ले लेते हैं। ऐसा फिगर लेते हैं कि हमको पॉइंट में ना खेलना पड़े, मैं इसलिए आसान कर रहा हूँ। अब मुझे बताओ कि इसे कैसे कैलकुलेट किया जाए। अगर मुझे इसे पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना हो, अगर मुझे पॉइंट लोड में करना हो, A to B, चलिए आप बताइए, दिमाग लगाइए। हाउ शैल आई डू? सर पहला डिवाइड करेंगे V1 को पहले 2 परपेंडिकुलर लाइन, किसको डिवाइड कर दो? वो B की परपेंडिकुलर है ऐसा? नहीं वो B लाइन को ऐसा बनाओ। हाँ सर, ऊपर V1 पॉइंट ऊपर V1 ऊपर, हाँ ऊपर। ठीक है, इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, मैंने इसको डिवाइड किया, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। अब UDL और आप मुझे बताओ VDL आ गए। इसके बाद आप क्या सोच सकते? अच्छा, ये वाला बन गया UDL। आपने एकदम सही जवाब दिया। ठीक है, तो इसका लोड कितना बना? 2 होगा। इसका लोड कितना बना? इसका लोड 2 into 9 18। ये 18 लगाऊं किधर? सेंटर ये 18 लगाऊं सेंटर। ठीक है, ये हो गया 18, जिसका आंसर आपने कैसे ढूंढा? W1 into L बराबर है। हाँ सर, यस सर। और ये जो डिस्टेंस था, दिस डिस्टेंस यू हैव टेकन एज, दिस डिस्टेंस यू हैव टेकन एज 4.5। what exactly? 4.5 हाफ होगा ना? 4.5 L by 2. That's great. It's L by 2. That is 4.5. ठीक है, ये एक बात समझ लिया मैंने। अब इसके बाद आगे बताइए। सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा है अभी। ब्रेक हो रहा है क्या? एक्चुअली मुझे भी थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा एक डिस्टर्बेंस दिखाई दे रहा है। Movement is like not happening very fast. I don't know what exactly the problem. It could be a problem of network. No, it's not network problem. मेरा device मेरा पास lag कर रहा है। Is it okay? Shall I continue? Yes sir. अच्छा, इसके बाद क्या बोलते हैं आप बताओ? इसके बाद क्या बोलते हैं आप? ऊपर का अच्छा, ऊपर का यूनिफॉर्मली वेरिंग 9 आएगा। दिस वन। तो ये है, ये हमारे पास यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड आ गया। ठीक है, ये यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड आ गया। अब ये यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड मैं क्या बताऊं? क्या व्हाट शुड बी द वैल्यू? 9 सर। 9 कैसे आया 9 सर? हाफ into 2 into 9 हाफ into 2 into 9। That's great। आपने लिया हाफ, फिर आपने लिया 2 और फिर आपने लिया 9, बराबर ना? हाँ सर। यस सर। 18। ये 9 कैसे ढूंढा आपने? ये 9 कैसे ढूंढा आपने? सर हमारा लेंथ ये 9 क्या था? L। हम 9 और ये 2 कैसे ढूंढा आपने? 2 क्या था ये? W1 W2 minus W1। यस, बराबर है क्या? हाँ सर।
W2 minus W1 into L, and the value is how much? 9. 9. This value is 9. ये फोर्स लगाऊं किधर? Where should I apply this force? Towards the right. Towards right, ठीक है. What should be the distance? 1/3. Third by L. 1/3. 3 आएगा 3. ठीक है, तो L by 3. The value will be coming as 3. बराबर है? Yes sir. सर मुझे वो 1/2 बेस इंटू हाइट वाला नहीं समझा, किधर से आया एक्चुअली, मतलब 1/2 ट्रायंगुलर फोर्स के लिए एक्चुअली यहाँ पे डेरिवेशन तो है नहीं कि मैं आपको फॉर्मूला कहाँ से है वो बताऊंगा, बस मैं आपको बता सकता हूँ कि ये फॉर्मूला है कि ट्रायंगुलर लोड को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो हाफ इंटू, जैसा आप एरिया कैलकुलेट करते हैं ट्रायंगल का, वैसे ही आपको हाफ इंटू बेस जो कि लेंथ रिप्रेजेंट करता है इंटू हाइट जो कि यूडीएल बेसिकली फोर्स रिप्रेजेंट करता है, तो आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे तो आपको यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड का कैन से फोर्स आपको मालूम पड़ता है। तो हमने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट किया हुआ है, और हाइट क्या है आपका, ये वाला हाइट क्या रहेगा, अगर मैंने इसको टोटल 4 बोला था और ये वाला पार्ट मैं 2 बोलता हूँ, तो जो रिमाइंडर वाला पार्ट है दिस पार्ट विल बी 2। सर वो टुवर्ड्स राइट कैसे हुआ, ये कैसे पता चलेगा? देखो ये आप देख सकते हैं कि कैसे ये है, वो भी कैसे, आप अगर ट्रायंगल को डिवाइड करें, अगर मैं आपको ये कहूं कि जैसा फॉर एग्जांपल राइट नाउ, दो योर डाउट इज क्वाइट जेन्युइन, आई रियली अप्रिशिएट, आई डू अप्रिशिएट फॉर दैट डाउट, एंड देयर हैज टू बी अ सम मैथमेटिकल एंड फिजिकल बेसिकली सॉल्यूशन फॉर दैट कि भाई ये 1/3 ही क्यों आ रहा है, या फिर हमने इसको एरिया ही क्यों लिया हुआ है, बट समटाइम्स हैपेंस द सिलेबस हैज सम कंस्ट्रेंट। आपके सिलेबस में ये L/3 कैसे आया इसका प्रूफ नहीं है, ये हमने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का एरिया प्रूफ नहीं है। Yes sir. आपका आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है। ठीक है, आवाज break हो रहा है। काफी ब्रेक, आई कैन सी इट ब्रेकिंग क्वाइट अ लॉट। अरे किसी का माइक ऑन है भाई, बंद करो। ठीक है, माइक भी ऑफ, माइक ऑन, सब कुछ हो रहा है, ठीक है, इट्स कंप्लीटली ओके। तो अच्छा, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल, चलो मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। माय नेम इज फैजी, ठीक है, माय नेम लाइक इट इज देयर एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। अब आप इसमें अगर कोई ये आर्ग्यूमेंट करे कि नहीं व्हाई इट इज फैजी, so the why question becomes absolute because it is not a part of the syllabus, it is there. Is this idea understood? Though I can prove, I must be having some story. See, I can prove, I can make you understand why the name is Faizi. Everyone has some story behind their name. You all guys have some story behind your name. So ultimately there is a story, but what I'm saying that story is not a part of the syllabus. तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है बस। अगर कोई ये पूछेगा सर टुवर्ड्स राइट क्यों ले रहे हो, तो मैं उसको लॉजिकल आर्ग्यूमेंट ये बांध सकता हूँ। वाओ 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 वाओ, मैं एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट ये बांध सकता हूँ कि आपको अगर मैं एक सेंटर लाइन, रोटी नहीं, हिंदुओं को क्या दिखाया जाता है, अगर मैं रेलवे स्टेशन पे लिखा रहेगा बड़ा बड़ा पैम्पलेट, हम दो हमारे दो, हिंदुओं ने 2 बच्चे पैदा शुरू कर दिए। टीवी देख रहा है लेक्चर के बीच में, उसका आवाज आ रहा है। I appreciate the multitasking here. The two things are going simultaneously. तो मैं यहाँ पे एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट ये दे रहा हूँ कि टुवर्ड्स राइट क्यों शिफ्ट किया मैंने। अगर मैं इस लाइन के सेंटर पे एक लाइन बनाऊं तो आपको एरिया कहाँ पर ज्यादा दिख रहा है, लेफ्ट पे या राइट पे? राइट पे। राइट। ये मेरा फोर्स सेंटर से राइट की तरफ होता है, इतनी बात आपको समझी? यस और एक बार बोलिए। सवाल ये है कि अगर मैं अपने इस ट्रायंगल के सेंटर पे एक लाइन बनाऊं तो आप फ्रॉम दिस सेंटर एरिया लेफ्ट में भी कुछ दिख रहा है, राइट में भी कुछ दिख रहा है, आपको कुछ किस तरफ एरिया ज्यादा दिख रहा है? राइट। इसीलिए इसका जो टोटल फोर्स आने वाला है वो राइट पे ही होगा, राइट की तरफ ही शिफ्ट होगा। तो हमने यहाँ पर इसका जो टोटल फोर्स बन रहा है हमारे यूवीएल का, उसको हमने राइट पे शिफ्ट करके रखा हुआ है। अब सवाल ये कि कितना शिफ्ट करना है, तो बड़े वाले एंड से 1/3 ऑफ द टोटल लेंथ। आर वी क्लियर?
हाँ सर। सर ये L/3 का अगर शॉर्ट में डेरिवेशन दिख जाता तो शायद थोड़ा मतलब फील आ जाता उसका। अभी वैसे समझ में नहीं आया। I can understand, but I can understand, but it's not a part of the syllabus, my friend, and you won't believe the thing. To prove that it is L/3, it won't take more than 2 to 3 pages. I really admire your can say the things you are asking, but अगर कोई चीज सिलेबस में नहीं है तो उसकी वजह होती है। सिलेबस में नहीं होने की वजह ये कि ये इस वक्त जिस कैपेसिटी में आप हो, जितना मैथमेटिक्स आप जानते हो, तो ये आपके दिमाग के ऊपर से जाएगा, इसलिए इस वक्त इस पार्ट में नहीं है। वरना हमने जब फॉर्मूला यूज किया R = √p² + q² + 2pq cos थीटा, तो हमने उस फॉर्मूले को डिराइव किया बिकॉज इट वाज इन योर कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड दैट फॉर्मूला। और यहाँ पर ये फॉर्मूला नहीं है बिकॉज उसकी रीजन है, ये फॉर्मूला इसलिए यहाँ पर नहीं क्योंकि वो आपके इस वक्त कैपेसिटी के अंदर नहीं। आर यू गेटिंग दिस पार्ट माय फ्रेंड? यस सर। नहीं सर, वो एक्चुअली लॉजिक में बैठता है ना, तो फिजिक्स का थोड़ा सा वो फील नहीं आता। दैट्स ग्रेट। हम लोग लॉजिक पे काम करते हैं, लॉजिक पे हम लोग यहाँ पे आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। बिफोर दैट आई वुड लाइक टू आस्क यू टू टेक अ स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम लोग लॉजिक पे और यहाँ पे वक्त लगाएंगे। सर वो लोड को बैलेंस करने के लिए उसको राइट साइड में लिया था ना। Yeah, that's great. Some of you must have got the idea, some of you might not be getting the idea. अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया तो मैं कुछ पार्ट यहाँ पे मिटाऊं, ले लिया if you allow me। ठीक है। देखो ये जो बच्चे कुछ स्टूडेंट्स का ये जो आर्ग्यूमेंट है कि सर यहाँ पे टुवर्ड्स राइट ही क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, उस पर मैं एक लॉजिकल रीजन ये दे सकता हूँ आपको। आई कैन गिव यू वन लॉजिकल रीजन कि अगर ये आप ट्रायंगुलर लोड अगर आप याद करें आपका, मैं अगर मान लीजिए ये टोटल लोड मान लीजिए 10 है, मान लीजिए ये टोटल लोड 10 है और मैं सेंटर पे एक लाइन बनाता हूँ, 5 पे मैं एक लाइन बना देता हूँ इस प्रकार से, तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट पे लोड ज्यादा होगा कि राइट पे लोड ज्यादा होगा, मुझे बताओ आप। राइट पे ज्यादा। यानी इसका जो नेट फोर्स बनने वाला है, वो कहां पर लगेगा भाई साहब, लेफ्ट पे या राइट पे? राइट पे लगेगा। एक बात तो हजम हो गई ना कि राइट पे जाने वाला है, नेट फोर्स राइट पे जाने वाला है, इतनी बात हजम हुई आपको? हाँ। यानी ये इतना मिला के जो लोड बनेगा वही यहाँ पर मिला करके लोड बनेगा। दो ये थोड़ा शॉर्ट है, ये थोड़ा ऐसा समझो कि ये मोटा आदमी है पर छोटा है, ये पतला आदमी है पर लंबा है, पर दोनों का वेट सेम आ रहा है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? ये मोटा है और छोटा है। देखो ये देखो छोटा है, ये छोटा है लेकिन मोटा है, ये लंबा है लेकिन पतला है। आप बात समझ पा रहे हैं? लेकिन दोनों का बॉडी वेट सेम आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा जो नेट फोर्स आने वाला है वो टुवर्ड्स राइट में आने वाला है। इज दिस आइडिया क्लियर? यस सर। सर अभी भी L/3 का लॉजिक नहीं बैठ रहा। जैसे मैक्सिमम लोड तो कॉर्नर में, तो L/4 क्यों नहीं? That's great. I really do admire that part. कि 1/3 ही क्यों? एरिया this part. वही तो प्रूफ किया है। नहीं, the argument is quite logical कि why it is only L/3 not L/4। ये आर्ग्यूमेंट काफी वैलिड है कि L/3 ही क्यों, L/4 क्यों नहीं, L/5 क्यों नहीं, L/3 सर पर जैसा लेंथ बढ़ेगा वैसा डिस्टेंस L/2 अलग रहेगा ना। L/2 नहीं था, ये तो पक्का है। इस पे एग्री करते हो आप? यस सर। कि ये जो होगा ये L/2 नहीं है, ये तो पक्का है, बराबर? ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट बात आती है कि L/3 हो सकता है क्या, L/4 हो सकता है क्या, L/5 हो सकता है क्या? तो एक बात आप इस वक्त के लिए बस याद रख लें कि L/4 L/5 ये नो वे इट इज पॉसिबल कि L4 L/5 होगा, ये L/3 ही रहेगा अगर ट्रायंगुलर लोड है तो। इस वक्त आप इसको अपनी मेमोरी में डाल लें। लेटर ऑन आगे बढ़ते हुए अगर मुझे ऐसा लगता है कि लाइक यू आर विल बी हैविंग अ टाइम और ऐसा लगेगा कि नहीं इस पे आप डिस्कशन करना है, तो आई विल सर्च फॉर अ मैथमेटिकल रिलेशन फॉर दैट कि भाई मैथमेटिकली किस तरीके से इसे हम प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग इस चीज को प्रूव भी करेंगे कि L/3 ही क्यों आता है। विल दैट बी ओके विद यू गाइस? या सर लेक्चर के एंड में आप व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं इसका प्रूफ? हाँ सर चलेगा। सर एरिया से पता चल जाएगा ना यार, मतलब जितना एरिया रहेगा उस एरिया के हिसाब से हम लेंगे ना। नहीं L/3 ही होगा चाहे एरिया कुछ भी हो। वो तो एक पर्टिकुलर रेशो ही है, सब डायग्राम के लिए सेम ही रहेगा। या एरिया चाहे जो हो, इसकी लंबाई चाहे जो, इसकी चौड़ाई चाहे जो, ये यहाँ से L/3 ही होगा। ओके, इज दिस ओके? ओके सर। कल जो हमने सम किए थे पढ़ाई करने के लिए इसमें। हेलो सर, क्या बोला आपने मेरा बच्चा? जी कौन सा बुक? सर
कल जो हम सम कर रहे थे उसमें भी ऐसे सम आया था एक, जहाँ पे हम लोग ने ए से पॉइंट से डिस्टेंस मेजर किया था मूवमेंट के लिए, तो वैसे भी हमने सॉल्व। हमने ट्रायंगुलर लोड, अब तक हमने यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड नहीं पढ़ाई। दिस इज द फर्स्ट टाइम हम लोग वेरिंग लोड देख रहे हैं। आपने इस प्रकार से जो कैंटिलीवर का समय, आप उसकी बात कर रहे हैं? ये जो आपने बेल क्रैंक लीवर की बात कर रहे हैं आप? नो सर, कल हम लोग जो सम सॉल्व कर रहे थे ना नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस के लिए। जी हाँ, तो ये सब नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस है, इक्वल ठीक है। डिस्टेंस पे। तो हम लोग ए पॉइंट से मूवमेंट का डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना, तो लाइक रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, ठीक है, निकाल सकते हैं। डिस्टेंस आ जाएगा ना फिर 1/3। मैं लॉजिक नहीं समझा एग्जैक्टली आप क्या बोलना चाह रहे हैं। सर अगर हम लोग ने कल सम सॉल्व किया था नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस के लिए जी, तो रिजल्टेंट फोर्स कहाँ पे लगेगा, उसके लिए हम लोग ने मोमेंट इनटू रिजल्टेंट फोर्स इनटू डिस्टेंस का फॉर्मूला लिया था ना। बराबर तो वो डिस्टेंस भी 2/3 आएगा ना एल के, अगर हम बराबर 100% बराबर। थैंक यू सर। तो shall we proceed further from onwards? यस सर। ठीक है। तो हम लोग अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और एक न्यूमेरिकल हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे बेस्ड द डाटा दैट वी हैव ऑलरेडी लर्न। आई थिंक 1 या 2 प्रॉब्लम हम लोग इन दी आवर स्टिपुलेटेड टाइम हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम जो है इसे शेयर करते हैं। हेलो, माइक बंद करो भाई, किसी का चालू है। So I have shared a screen. If you can guys see it, I don't know whether you can see it or not. Share तो मैंने कर दिया भाई साहब। Can you see it, guys? No. नहीं सर। No sir. हाँ सर अभी हाँ सर आया। See, this is the question of equilibrium. ये इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है और यहाँ पे हमसे कुछ बोला है। क्या बोला, जरा फाइंड करो एग्जैक्टली पता क्या करना है मुझे। फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन। ठीक है, मुझे सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करना। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा ये होता है कि मैं अपने डायग्राम को प्रॉपरली ड्रॉ करूं, एकदम प्रॉपरली 5 5 5 5। ठीक है, यहाँ पे हिस्से हैं तो मैं यहाँ पर जरा हिस्से बना लेता हूँ अपने पूरे। ठीक है, और डायग्राम मैं पहले पूरा डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास 4 किलोमीटर है। डायग्राम पेन से बनाना चाहिए कि पेंसिल से? पेंसिल से, 100% आप पेंसिल से ही बनाएं। देखो जिस इंजीनियर के पास पेंसिल नहीं बेटा, तो वो थोड़ा सा मुश्किल बात है। इट शोज के आप एक भावना को आप समझो। यहाँ पर एक भावना ये होती है, एक फीलिंग ये होती है दैट व्हेनेवर यू द थिंग दैट आर सपोज, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको पेंसिल से ही बनाना है कि पेन से ही बनाना। मैं साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ। I'm sorry, एक साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ। व्हेन आई विल डायग्राम्स आर टू बी ड्रॉन विद पेंसिल्स, ये एक फीलिंग है। डायग्राम्स बनेंगे पर वो जो पॉइंट्स नंबर वो पेन से लिख सकते हैं ना? क्या चीज एग्जैक्टली? मतलब 4kn 5 मीटर्स वो सब, वो नंबर्स वो पेन से लिख सकते हैं? जी हाँ, लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं। इट्स ओके, आप उसे लिख सकते हैं, बट आई डोंट थिंक इट विल मेक एनी लॉजिक के मैं उसी एक डायग्राम के अंदर पेंसिल भी यूज कर रहा हूँ, पेन भी यूज कर रहा हूँ। हाँ, अगर उसको आप एस्थेटिकली सजाना चाहते हैं, वक्त है हमारे पास बहुत, तो ठीक है, आप उसे सजाएं, अलग अलग उस पर कलर दें। पर मेरा ख्याल ऐसा है कि जब आप मैकेनिक्स का पेपर लिखने बैठेंगे तो जो लोग बेसिकली कैसे क्या बोलते हैं उसे हम लोग, एक बार स्ट्रेस में आके जिनके हाथ से पसीना निकलता है, या फिर स्ट्रेस में आकर के लाइक स्ट्रेस जिन लोगों को भी आता है, मेरे ख्याल से सारे लोगों को स्ट्रेस आता है, तो अल्टीमेटली आपका आधा वक्त जो है अपने हाथ से पसीना पोंछने में निकल जाएगा। पेंसिल और पेन चेंज करने के लिए आपके पास वक्त बचता नहीं।
तो यहाँ पे हमारे पास जो है 5 मीटर्स 5 मीटर्स 5 मीटर्स, तो डायग्राम शुड बी विद दी पेंसिल एंड उसके बाद आपका सोल्यूशन जो है इट शुड बी विद योर पेन। तो यहाँ पे मैंने अपना डायग्राम जो है बना लिया और यहाँ पे मुझे पता क्या करना है वो भी आपने मुझे बताया है। क्या पता करना है दोस्त? सपोर्ट रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन याद रखें आप, रिएक्शन। मैंने पेंसिल से ये सारा प्रोजेक्शन ले लिया, पेंसिल से मैं ये सारा प्रोजेक्शन लेता हूँ। डायग्राम आपका इस प्रकार से दिख रहा था, आपको याद है? हाँ सर। सर ठीक है, ये मैं नीचे आता हूँ, जैसा मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वैसे ही आपको ड्रॉ करना है। जब आप बुक में ड्रॉ करेंगे तो ये जो 5 मीटर था, इट इज बेटर कि आप उसे 5 सेंटीमीटर ले लें। 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर आप उसे इक्वल दिखाएं, ऐसा दिखाएं कि वो डायग्राम लगे कि हाँ भाई किसी ने सोच समझ के डायग्राम बनाया है। ये वाला 5 2 का दिख रहा है, ये वाला 5 3 का दिख रहा है, तो नहीं मजा आएगी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस सर। यस सर। ठीक है, ये 4 वाला फोर्स जो है, ये मैंने 4 का फोर्स पॉइंट लोड एज इट इज बना दिया। 12 वाला फोर्स जो है वो इंक्लाइंड है और ये उसका लाइन ऑफ एक्शन है, ये उसका लाइन ऑफ एक्शन है। क्या करूं मैं उसे? पहला आप सपोर्ट suggest का तो करो। दे दो। नहीं ना, आराम से रुको ना, पहले एक्शन तो बना लें, बाद में रिएक्शन पे डिस्कस करते सर हैं। रिजॉल्व करना पड़ेगा उसको। पहले एक्शन पे डिस्कस करते हैं, बाद में रिएक्शन पे डिस्कस करते हैं। क्या करना पड़ेगा उसको? रिजॉल्व करना पड़ेगा 12 किलो न्यूटन को। रिजॉल्व करना पड़ेगा। सवाल ये है कि उसे कहाँ रिजॉल्व किया जाए? यहाँ रिजॉल्व करूं, बॉडी यहाँ पे। रिजॉल्व करूं, यहाँ रिजॉल्व करूं, या मेरे बॉडी पे? यस, लास्ट डे मैंने आपसे कहा था कि इक्विलिब्रियम के किसी भी प्रॉब्लम में आप उसे बॉडी पर रिजॉल्व करें। मैं बॉडी पर रिजॉल्व करना है, कैन सी। बराबर है मेरा बच्चा? यस सर। यस सर। क्या लिखूं इस फोर्स को? इसको क्या लिखूं? ये जगह थोड़ा कम है, मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ। क्या लिखूं इसे मैं? 12 cos 30। दैट्स ग्रेट। 12 cos 30। और इसको क्या लिखूं? 12 sin 30। ठीक है, ये आपने जवाब दिया। तो हमने इसका भी काम निपटा दिया। चलो इस पर आते हैं, इसका काम निपटाते हैं। अगर मेरा वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है तो आई कैन लाइक वेट फॉर अ व्हाइल, और जब तक नेटवर्क रिस्टोर ना हो जाए, द थिंग्स आर नॉट ओके। अगर समझ में आ रहा है, इफ इट इज लाइक अंडरस्टैंडेबल, तो हम लोग कीप ऑन रहते हैं। कीप ऑन सर। अब इसके बाद क्या करूं, आप मुझे सजेस्ट करो। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूं, आप मुझे सजेस्ट। सर यूडीएल का पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर। चलो कर लेते हैं यूडीएल को पॉइंट लोड में। सवाल ये है कि यूडीएल को पॉइंट लोड में करूंगा तो कितना लिखूंगा? 10 किलो न्यूटन। दूसरा सवाल ये कि 10 लगेगा कहां? व्हाट शुड बी दिस डिस्टेंस? सर 2.5। 2.5। Great. 12.5। This distance is 2.5. तो और कुछ बचा है? दिखा क्या? ये बचा हुआ था। यस सर। यस सर। यस सर। पक्का? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। अब आते हैं रिएक्शन पे। बात को समझो। ये कौन सा सपोर्ट है? अपना हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट रिएक्शन देता है। अब आपको याद है कितनी डायरेक्शन में रिएक्शन देता है? 2। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। 2। वर्टिकल में क्या बनाऊं? नीचे आता हुआ बनाऊं कि ऊपर जाता हुआ? सर नीचे आता होगा। नीचे आता सर नीचे आते। अच्छा, मतलब ये एक्शन का रिएक्शन भी नीचे जाएगा, ऐसा? नहीं सर। रिएक्शन ऊपर सर। अपोजिट डायरेक्शन में। सर आपका आवाज बहुत क्रैक हो रहा है, मतलब बहुत क्रैक हो रहा है सर। आपका आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है सर। ब्रेक हो रहा है। या इट्स ओके।
अगर बाकी लोग अपना माइक ऑफ कर बातें समझ जाएगी। इन केस आपको नहीं समझा तो यू कैन आस्क रिपीट द थिंग्स व्हाट आई वाज सेइंग इज द थिंग आई वाज सेइंग इज सर वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है। सर क्लियर वॉइस नहीं आ रहा है सर एक बार स्टेबल कर दे बाद में, ठीक है, एक बार वो क्लियर कर दीजिए। इसको मैं कैसे कर सकता हूँ? स्क्रीन आई एम ट्राइंग, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। नहीं होगा यार कैसे? Clearly, like my voice is audible. If it is audible and visible, just do let me know, please. Yes, little bit. सर मतलब बीच में क्लियर है, बीच में मेरा मतलब क्लियर नहीं है, ऐसा हो रहा है। ठीक है ठीक है, जैसे ही प्रॉब्लम आएगा आप मुझे बताएं, दिक्कत की बात नहीं। तो मैंने यहाँ पे कहा रिएक्शन वर्टिकल एट पॉइंट ए। ओके यस सर। हाँ सर। एक्शन किधर जा रहा है? एक्शन किधर जा रहा है? टुवर्ड्स राइट या टुवर्ड्स लेफ्ट? सर लेफ्ट 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 राइट 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 सर राइट। हाँ सर, हाँ लेफ्ट से राइट जा रहा है ना। राइट। रिएक्शन किधर? तो रिएक्शन किधर जाएगा? लेफ्ट राइट में। भाई साहब समझ रहे हैं आप? मेरा एक्शन अगर राइट पे है तो मेरा रिएक्शन लेफ्ट पे होगा। ओके पक्का? हाँ सर। यस सर। अच्छा, अगर किसी ने बजाय लेफ्ट के बनाने के राइट पे बना दिया, आपका क्या ख्याल है? गलत हुआ? आगे न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा कि ठीक है चलेगा? क्या चलेगा। पता है? आपका क्या दिमाग, आपका दिल क्या कहता है? चलेगा। ठीक है, अगर यानी डायरेक्शन राइट साइड बनाएंगे तो फॉर गलत जाएगा। एग्जाम्पल इस तरह से एक कार है, इस तरह से एक कार है, ठीक है, और यहाँ पर एक दीवार है, और ये लाइक 2 फीट यहाँ पे एक दीवार है, एंड somebody टोल्ड यू कि भाई आप कार को थोड़ा हटा दो। एक बंदा ये बोलता है कि सर इसको लेफ्ट की तरफ हटाओ ताकि दीवार से दूर हो जाए, और एक बंदा बोलता है नहीं सर एक काम करो ना, धड़ धड़ ढकेलो साले को, जाने दो आगे, दीवार पे लड़ने दो। तो दोनों भी ढकेल ही रहे हैं, क्या ख्याल है? सेम बात है कि अलग अलग बात? अलग 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 बात है ना दोस्तों, बात तो अलग अलग है। अगर देखो रिएक्शन आप लेफ्ट में है तो वो लेफ्ट में है, आप उसे राइट पे नहीं बना सकते, राइट पे नहीं दिखा सकते, लेकिन दिखा दिया तो ये गलत नहीं होता, क्योंकि आगे जब उसे सॉल्व करोगे ना तो आपका आंसर RHA का नेगेटिव में आता है, आपका आंसर RHA का नेगेटिव में आता है अगर आपने डायरेक्शन गलत बना दी तो। मैं कहना यह चाहता हूं कि अगर RHA आपने ध्यान नहीं दिया और बजाय लेफ्ट के राइट पे बना दिया तो भी आपका प्रॉब्लम गलत नहीं होगा, बस सॉल्यूशन करते वक्त सॉल्यूशन में उसका आंसर नेगेटिव आ जाएगा। क्या ये बात याद रहेगी आपको? यस सर। आपने RBA ऊपर बना था, किसी ने गलती से नीचे बना दिया, तो अब आगे न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा, बस सॉल्व करते वक्त उसका RBA का आंसर सर एक बार फिर से हिंज का समझाओ, हिंज का फिर से समझाओ। क्या पार्ट मेरा बच्चा? हिंज का फिर से समझाओ एक बार। ठीक है, ये जो एक्शन है ये आपके बॉडी को ऊपर लेके जाएगा कि नीचे लेके जाएगा? सर नीचे। नीचे सर, नीचे। सर ये जो नीचे। एक्शन है नीचे। ये नीचे नीचे जाएगा। ये नीचे। नीचे नीचे। इतनी बात पक्की हो गई ना कि आपको एक्शन जो नीचे मिल रहा है, हाँ आपको एक्शन जो नीचे मिल रहा है, तो रिएक्शन कहाँ मिलेगा? सर ऊपर मिलेगा। रिएक्शन कहाँ मिलेगा? ऊपर मिलेगा। ऊपर मिलेगा। बना दिया दोस्त। हाँ। आर वी गुड?
यस सर। यस सर। यस सर। रोलर जो है वो तो सिर्फ एक रिएक्शन दे रहा था, अगर आपको याद हो तो। रोलर सिर्फ एक रिएक्शन दे रहा था, याद है आपको? यस सर। हाँ देखो ये सब फोर्स नीचे लेके जाना चाहते हैं, इन दोनों ने संभाल के रखा हुआ है, समझे आप? ये सब इसको नीचे दबाना चाहते हैं, इन दोनों ने संभाल के वो स्टेबल कर समझ रहे रहे हैं हैं। आप? यस सर। ठीक है, उसी को तो इक्विलिब्रियम बोलते हैं ना भाई साहब। इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है बैलेंस। ये बैलेंस है, ये वाला फोर्स इसे राइट पे लेके जाना चाहता है। बैलेंस मतलब क्या है? इसको लेफ्ट में घसीट के रखेगा तभी तो ये बैलेंस में जमे रहेगा। यस और नो? हाँ सर। यस सर। पक्का? यस सर। यस सर। अब इस पूरे Yes, sir. डायग्राम में कितने अननोन दिख रहे हैं आपको? 3 अननोन है। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अगर आपको याद हो, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अगर आपको याद हो, मैंने 3 कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम बताई थी। Summation of fx is equal to 0. Summation of fx 0. fy is equal to 0. Summation fy 0. Fy is equal Summation R of is also zero. moment is 0. Moment is equal to 0. 3 इक्वेशन 3 अननोन, 3 इक्वेशन 3 अननोन। मैथमेटिकली ये प्रॉब्लम सॉल्वेबल है, तो हम लोग जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं सबसे पहले बोलता हूं सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन 0। बताइए एक्स डायरेक्शन में कौन कौन है? H ये A. स्टार्ट कीजिए। एच हाँ आर एच ए, ठीक है, हाँ आर एच ए। कुछ प्लस माइनस बोलना है? नहीं आखिरी ख्वाहिश नेगेटिव, ठीक है। फिर उसके बाद 12 cos 30. इक्वल टू 0. हाँ 12 cos 30. 12 cos 30 ऐसे लिख दूं इसे? प्लस 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 ठीक है, प्लस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आर एच ए इज इक्वल टू 12 cos 30, बराबर है क्या? Yes, sir. यस सर। तो व्हाट इज 12 cos 30? व्हाट इज द वैल्यू? सर 0। 10.39. 10.39। तो आर एच ए का वैल्यू पता चल गया। आर वी गुड? यस सर। यस सर। पक्का? हाँ सर। अब देखो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी मिस्टेक की। मैं कभी भी आज के बाद कभी भी अगर मैं ये तीनों कंडीशन लिखूं और पहले एफएक्स इस्तेमाल करूं तो आपको मुझे रोकना है। आपको बोलना है सर रुको, सबसे पहले समेशन एम इस्तेमाल करो। याद रहेगा आपको? ओके सर, कर देंगे। चलो मैं समेशन एम इस्तेमाल करता हूँ। हालांकि ये स्टेप गलत नहीं है, बस ये कि जबरदस्ती का ऑर्डर जो है वो मिस हो जाएगा। मैं समेशन एम 0 इस्तेमाल करता हूँ। समेशन एम 0 मोमेंट, आप ऐसे पॉइंट पे मोमेंट लेंगे जहां पे अननोन ज्यादा हो। चलो गेस करो, ऐसा पॉइंट जिस पर अननोन ज्यादा हो। पॉइंट ए। कौन सा पॉइंट? अरे भाई साहब 2 ही तो पॉइंट आपके पास, काजू बादाम नहीं खाते हो आप लोग। ए और बी 2 ही तो पॉइंट है। मैं बोल रहा हूं ऐसा पॉइंट जिस पर अननोन, नंबर ऑफ अननोन ज्यादा हो। Point ए पे मोमेंट लेना है। चलो पॉइंट ए पे मोमेंट लेना है, पॉइंट ए पे मोमेंट लेना है, पॉइंट ए पे मोमेंट लेना है। तो मोमेंट बिकॉज आर एच बाई आर एच ए एंड मोमेंट बाई आर वी ए विल बिकम 0. मोमेंट। ये 4 वाले का मोमेंट देखते हैं, 4 वाले का मोमेंट देखते हैं। 4 into 5. -4 into 5। आगे बोलो, आगे बोलो, -12 sin 30 into 10. आगे बोलो। आगे बोलो साहब जी। -10 -10 into 12.5. बहुत बढ़िया। आगे बोलो साहब जी। -10 into 12.5. हैं? हाँ, 15 आएगा, 15 आएगा। 15। सॉरी। आगे बोलो। प्लस आर बी इंटू RB into 20 इज इक्वल टू 0। मुझे कोई बताएगा कि मैंने 12 cos 30 इसका मोमेंट क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो पॉइंट से पास हो रहा है। हाँ सर, उसका लाइन ऑफ एक्शन तो इसी पॉइंट से पास होने वाला है, तो वो तो 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने मोमेंट नहीं लिया। इज दिस अंडरस्टूड? यस सर। Yes. ये जो इक्वेशन आपने लिखी है, इस इक्वेशन में सिर्फ एक अननोन है। कौन है वो?
आरबी क्या मैं आरबी का वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ? श्योर यस सर तो बताओ मुझे, Yes, sir. बताओ मुझे। 4 into 5 लो प्लस 12 sin 30 into 10 लो। मैं तो इसको ऐसे ही कर सकता हूँ। 4 पंजे 20 हो जाएगा, ये 6 दूनी ये 60 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा भाई साहब 125 और ये हो जाएगा 150 और जो भी आंसर आया उसको 20 से डिवाइड कर देंगे, मेरे को मिल जाएगा आरबी। तो ये 150 ये हो जाएगा 275। मैं ये सबको उस तरफ लेके आऊंगा, सब प्लस हो जाएगा ना बेटा मेरा। ये 2068 आप कैलसी यूज कर लो, मैं ऐसे ही कर लेता हूँ जब तक आप अपना करो, मैं अपना करता हूँ, देखते हैं आंसर आता है कि नहीं सेम। तो ये 80 हो गया, ये 200 हो गया, 200 375 डिवाइड बाई 20 17.7 कितना कितना मेरा बच्चा? 17.75 नहीं 17 दूनी 34 18 दूनी 36, ये 18 समथिंग होने वाला है, 36 और ये 15 18.75 आई थिंक। टोटल 355 आएगा सबका। अच्छा सबका 355 आ रहा है क्या? 80 हो गया, ये 200 हो गया, 200 अच्छा हाँ 205 बराबर 17.75 ही आ रहा है। बराबर तो 17.75 मैं यहाँ पर 17.75 लिख लेता हूँ। 17.75 मैंने लिख दिया, आरबी का वैल्यू आ गया। एक लास्ट इक्वेशन बची हुई, चलो बताओ आप, लास्ट इक्वेशन बची हुई है कौन सी? लास्ट कंडीशन f of fy summation of fy। चलिए fy समेशन fy लेते हैं, समेशन fy लेते हैं, समेशन fy लेते हैं, चलिए समेशन fy लेते हैं। यस RVA पॉजिटिव सर, नेगेटिव पॉजिटिव ना, ऊपर जा रहा है ना। देन -4 -4 -12 sin 30 -10 प्लस VB RB प्लस RB इज इक्वल टू 0। तो अब बात चलेगी सर, ये RVA मैंने ऐसे ही ले लिया, ये हो गया -4, ये -6 10, ये -30 हो गया और ये प्लस RB का वैल्यू 17.75 हो गया, तो इज इक्वल टू 0। अगले स्टेप में RVA का वैल्यू कितना आ जाएगा साहब? 12.25। RVA इज 12.25। 25 तो हमको RVA का वैल्यू पता चलेगा 12.25। तो हमने यहाँ पे RHA निकाला, RVA निकाला, बात को आप समझते चलो कि RHA निकाला, RVA निकाल लिया, RB निकाल लिया, बराबर मेरा बच्चा? हाँ सर। देखो RHA is the component, horizontal component of the reaction which is at point A, and RVA is a vertical component of the reaction at point RA। इन दोनों को मिला करके एक फोर्स बनेगा जिसको मैं RA बोलने वाला हूँ। इन दोनों को मिला करके कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा आप गेस कर सकते हो? जो मेरा RA होगा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड, यस, बिकॉज इट इज गोइंग अप एंड लेफ्ट। तो ये मेरा इस तरह से समवॉट लाइक दिस, इस प्रकार से आपका RA बनने वाला है, लाइक दिस, ये RA बनने वाला है। आप गेस करो कि RA का वैल्यू मैं कैसे ढूंढूंगा, कोई मुझे बता सकता है? रिजल्टेंट वाला फार्मूला, स्क्वायर रूट समेशन ऑफ x नहीं x का स्क्वायर RVA स्क्वायर प्लस RH बराबर। अब आपको ये एंगल पता करना है, कि भाई कितने एंगल पे बनाना है, कैसे निकालेंगे? tan inverse equal to tan inverse RV upon RHA। That's it. That's great. So with this particular numerical is over. Better take a screenshot. If you have any doubt, you can ask me the question, because anyway the last 15 minutes are remaining for this lecture. I don't think it would be feasible to start any new numerical. And this was the first question for equilibrium. If you have understood this part, अब वैसा समझो कि ये चैप्टर ही खत्म हो गया। सर ये आपको समझ में आ गया? जी बोलिए। सबमिशन ऑफ वो मूवमेंट ए है ना, उसमें -10 into 15 कहाँ से आ रहा है वो मैं समझा नहीं। माइनस
10 into 15 this one. अरे इसको ऐड करने का ये 10 वाला फोर्स दिख रहा है, 10 वाला फोर्स। हाँ ये आपने ए पे मोमेंट लिया है। ये 10 वाला फोर्स इसको कैसे घुमा रहा है? ये 10 वाला फोर्स कैसे घुमा रहा है? क्लॉक या एंटी क्लॉक? आपने लिखा -10, आपने लिखा -10, अपना फोर्स लिख दिया। डिस्टेंस क्या है इसका? डिस्टेंस क्या है इसका? ए से डिस्टेंस कितना है? 15। दिखा क्या? दिखा क्या? इस फोर्स का इस लाइन ऑफ एक्शन का ए से डिस्टेंस दिखा आपको? ओके अंडरस्टूड। ये हो सकता है ये कंफ्यूजन कर रहा होगा कि ये वाला 10 जो है ना, ये यूडीएल का 10, ये यूडीएल का 10 है। ये जो 2 और ये 5 था ना, ये 2 और 5 को मिला के हमने इसको 10 लिखा। ये 10 हमने एज इट इज लिखा पॉइंट को। आर वी क्लियर? सर 10 का फोर्स थोड़ा आगे लगा था ना। कौन सा 10 का फोर्स मेरा बच्चा? ये वाला 10, ये यूडीएल की बात कर रहे हैं। हाँ तो ये यूडीएल तो बीच में लगेगा ना, ये यूडीएल तो बीच में लगेगा। तो इसका जो डिस्टेंस है, आप देख सकते हैं 5, 5, 10, 2.5, 12.5। तो हमने इसको लिया ना यहाँ पर 10 के साथ 12.5। ये वाला 10 यूडीएल का है और ये 10 वाला पॉइंट लोड का है। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। अभी भी अगर डाउट हो तो आप मुझे बोले कि सर ये पार्ट में ठीक है। सो आप अपना अटेंडेंस जो है वो मुझे प्रेजेंट करके टेक्स्ट चैट बॉक्स के अंदर प्लीज सेंड कर दें क्विकली, इन लाइक 2 minutes. डोंट टेक मच टाइम, वी डोंट हैव मच एनीवे। अरे चैप्टर का नाम क्या है? इक्विलिब्रियम। So this was the very first sum for the chapter equilibrium. Probably in the next lecture, we'll be able to complete this chapter, and after that we'll be starting up with a new can say chapter there. और इसी तरह से अगर लेक्चर मिलते रहे और हम लोग इसी तरह से लेक्चर करते रहे, आई डोंट थिंक कि ज्यादा टाइम लगने वाला है मुझे सिलेबस खत्म करने में. So here we are, and meanwhile I would love to request कि आप सारे लोग जो हैं अपनी प्रैक्टिस को इंटैक्ट रखें. ऐसा ना हो कि हम लोग राजधानी की स्पीड से चलते रहें और अब अल्टीमेटली ऐसा हो जाए कि आपको कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, या फिर like you are in a need of hell lot of revision. So that would be a total failure of this entire you can say hard work that we are putting here. Time has a value. तेरा होमवर्क के लिए क्या बोला मेरा बच्चा? एक सम सर कुछ सर हेलो सर होमवर्क के लिए. जी मेरा बच्चा सर बोलिए. सर ये जी, थीटा है ना, थीटा वो tan इनवर्स RH अपॉन RV आएगा कि RV अपॉन RH? वी वर्टिकल फोर्स पहले आता है, ऊपर आता है, हॉरिजॉन्टल फोर्स नीचे आता है. ओके आप लॉजिक हमेशा याद रखें. थैंक यू सर. लॉजिक याद रखें आप, तो आपको वो चीज आसान जाएगी. So here we are. I have taken the attendance so far. Thank you, sir. आप अगर बोल रहे हैं कि मुझे can say I should give you the homework, तो I will give you a homework. थोड़ा सा मैं difficult दूंगा homework, और let's have a check कि आप उसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. Better take a screenshot for this. In case अगर आप फंस जाओ तो MD दयाल जिसके पास हो वो सॉल्यूशन भी देख सकता है. आपके इन्विजिलेटर आप खुद रहोगे, आपके असेसर आप खुद रहोगे. सॉल्व करने के बाद जब आप पेन डाउन करोगे तो हो सकता है कुछ डाउट्स नए आए आपके पास, आप वो डाउट मुझसे पूछें. कंप्लीटली ओके. मैं इंस्टेड आपको if you have taken the screenshot. सर ये वाला सर प्लीज पहले कौन सा दिया था? पहला कौन सा? टेक द स्क्रीनशॉट फॉर दिस. ले लिया सर. ठीक है. 3.2 ना. ठीक या 3.2 या 3.2 एक 3.2 और 3.2. ओके मैं एक और सम आपको एक और सम देता हूँ.
एंड Okay. लेट्स सी कि कौन सा हमको आसान जाएगा. लेट मी चेक. आई थिंक यू बेटर गो फॉर दैट ओनली. ओके ठीक है, बेटर गो फॉर दैट ओनली. इट्स क्वाइट अ डिफिकल्ट. इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, बट स्टिल जो हमने सीखा है उससे एक लेवल ऊपर ही है. अगर आप सॉल्व कर लेगा तो बहुत अच्छी बात है. ठीक है. सर अब try 3.6 है ना? नहीं 3.6 में आपको होमवर्क नहीं दे रहा हूँ. जस्ट ये तो सामने आ गया, इसको हटा देता हूँ यार. छोड़ दो इसको, क्या तो टेंशन ले रहे हो. सो हैव अ नाइस डे. बाय. टेक केयर. Okay, so thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.